हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आज से हम हमारी फाउंडेशन को बनाने जा रहे हैं, हमारी नींव को बनाने जा रहे हैं, और वो भी ऐसी कच्ची नींव नहीं, बहुत ही पक्की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के कोर्स में, जिसमें हम 6वीं से लेकर के 12वीं तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, और जो भी आंसर राइटिंग के लिए कुछ पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा पहला सेशन है, और जब कोई भी कोर्स शुरू किया जाता है तो पहले सेशन में ओरिएंटेशन की बात की जाती है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आखिरकार एनसीईआरटी क्या है, हम किस तरह से एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, अप्रोच क्या होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, जो हमारी पहली इकाई है, पहली यूनिट है, इसका नाम है परिचय एवं रणनीति, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटजी, जो हम 2 क्लासों में बांट करके डिस्कस करेंगे। आज हम 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, 7 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में हम एनसीईआरटी से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि सर पिछले 3-4 सालों के पेपरों को उठाएंगे और देखेंगे कितने प्रश्न एनसीईआरटी से बिल्कुल सीधे आए हैं और कितने प्रश्न एनसीईआरटी के रीड बिटवीन द लाइन से आए हैं, अर्थात एक बात एनसीईआरटी में लिखी हुई थी जिसे हमें समझना था और फिर प्रश्न का उत्तर हमें निकालना था, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके और हमें भी यह समझ में आ सके कि हम जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम स्कूल के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी हम सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसी अनुसार हम अपनी प्रिपरेशन को ढाल सकें, हमारे नोट्स को ढाल सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर कुछ लोग मुझसे पढ़े हुए हैं तो वो जानते होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम उसके डायमेंशंस बताएंगे आपको। डायमेंशन का मतलब ये होता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आखिरकार इस टॉपिक में वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला ओरिएंटेशन सेशन है, इसमें भी हम 8 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। हम टोटल 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यूज। ये पहला सेगमेंट इसलिए मैं रख रहा हूँ कि बहुत सारे मन में सवाल होते हैं पीडीएफ को लेकर के, क्लासेस को लेकर के, ड्यूरेशन को लेकर के, मीडियम को लेकर के, नोट्स बनाना है नहीं बनाना है, इन सभी बातों को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो हमेशा मैं शुरुआत करता हूँ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से, कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो मैं अपनी तरफ से टैकल कर दूँ ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो एक डाउट फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो आप फिल कर सकते हैं। मेरे पास वो डाउट फॉर्म पहुंचेगा और फिर मैं आपको वहां से आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। फिर दूसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी आखिरकार क्या है और एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द एनसीईआरटी, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट एनसीईआरटी दैट all aspirants of UPSC or state PSC they refer their first fundamental source as the NCERT। ऐसा क्या है एनसीईआरटी में जो इसे इतना स्पेशल बनाता है, और फिर हमें यह भी समझना होगा कि हमें सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है। तो दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम इसे एक टॉपिक में कवर करेंगे कि व्हाट इज एनसीईआरटी एंड व्हाई एनसीईआरटी। फिर हम चर्चा करेंगे तीसरे टॉपिक की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कई बार ना हम एनसीईआरटी जस्ट पढ़ते रहते हैं, पर एनसीईआरटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए आपने आगे बढ़ा दिया। एनसीईआरटी का मतलब तभी है जब हम एग्ज़ाम के लिए वहाँ से कुछ बातें निकाल सके। ठीक है, जब तक हमारे एग्ज़ाम में वहाँ की बातें काम नहीं आएंगी,
तब तक वो विषय या वो किताब पढ़ना हमारे काम का नहीं है। देखिए, मेरा एक बहुत पर्सनल ओपिनियन है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ज्ञान अर्जित करने के लिए पूरी जिंदगी डली हुई है, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए ना हमारे पास कुछ निश्चित समय होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो मेरा ये मानना है कि उस पर्टिकुलर टाइम में हमें उन्हीं बातों को पढ़ना चाहिए जिनका संबंध एग्जाम से है। बाकी चीज़ें तो हम एग्जाम के बाद पढ़ ही सकते हैं। हाँ, अगर आपकी रीडिंग हॉबी है तो आप कुछ अलग से पढ़िए। जब भी लेकिन आप विषय पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो बहुत टू द पॉइंट और बहुत स्पेसिफिक होकर के पढ़ना चाहिए कि ये हमारे काम का है, इसको पढ़ते हैं। जो एनसीईआरटी काम की नहीं है, जो चैप्टर काम का नहीं है, उसको पढ़ के हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। अगला रहेगा कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बहुत सारे सवाल आते हैं इस चीज को लेकर के। नई एनसीईआरटी पढ़ें, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें, हर एक चैप्टर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, किस किस विषय की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो एक पूरी लिस्ट हमने तैयार की है दोस्तों। मैं एक पूरी लिस्ट लेकर के आया हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि हिस्ट्री की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, साइंस की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। वो सारी चीज़ें एक लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री की एनसीईआरटी, पॉलिटी की एनसीईआरटी, हर एक को हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, हमारी रणनीति पर चर्चा करेंगे, आर स्ट्रैटेजी पे हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। और यहाँ पर अर्थ ये है कि हम चैप्टर के नोट्स कैसे बनाने वाले हैं, किस तरह से हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। इसके बाद मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका हिस्सा है ना, कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, इससे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए क्या करने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ज़िंदगी में उसी इंसान की मदद की जा सकती है या वही मदद का फ़ायदा उठा सकता है जो पहले खुद की मदद करना जानता हो। अगर आप खुद के लिए स्टेप नहीं ले पाएंगे तो मैं कितने भी स्टेप आपके लिए ले लूँ, वो कम ही पड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है होप्स फ्रॉम यू। मेरी आपसे कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज़ आप भी फॉलो करेंगे। मतलब इसे मैं हमेशा एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। अगर आप संविधान पढ़े हैं कि फंडामेंटल राइट, तो टीचर से आपका मांगना ये तो फंडामेंटल राइट है, क्योंकि सर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो हमारा तो हक बनता है आपसे कुछ भी मांगना। मैं कहूँगा बिल्कुल आपका हक है, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर मौलिक कर्तव्यों का पालन करे तो वो एक अच्छा नागरिक कहलाता है। इफ अ पर्सन फॉलोज फंडामेंटल ड्यूटी, ही और शी कंसीडर्ड अ वेरी गुड सिटीजन। ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप शिक्षक की बात मानेंगे तब आप एक अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे, अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। और जब ऐसा हो पाएगा तभी जा कर के आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंच पाएंगे, परीक्षा के बाद पास पहुंच पाएंगे। तो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे आपके लिए लेकर के आया हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा इस पूरे कोर्स के दौरान, जो भी टेस्ट हम लगाएंगे, उन सभी में आपका कंप्लीट पार्टिसिपेशन रहेगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहीं पर डिस्कस करने से पहले। अक्सर आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि जब भी कोई टीचर एक सीरीज शुरू करता है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सीरीज शुरू की, लेट्स अज्यूम हमने एक एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की। अगर मैंने इसमें 100 वीडियोस बनाए, टोटल 100 वीडियोस बनाए, तो आप देखना दोस्तों, जो पहला वीडियो रहेगा ना उसमें पता पड़ा मिलियंस में व्यू है, मिलियंस में बात कर रहा हूँ। और जो इसका 100वां वीडियो रहेगा ना उसमें मुश्किल से 2 या 2,500 व्यूज होंगे। तो ये दिखाता है कि हम कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर एक टीचर कंसिस्टेंट हो भी जाता है तो स्टूडेंट का कमिटमेंट कितना है। तो आई वांट कि इफ आई एम कमिटेड टू दिस पर्टिकुलर कोर्स, देन आई ऑल्सो वांट यू शुड ऑल्सो बी कमिटेड। अगर मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ इस कोर्स को लेकर के, तो वही डेडिकेशन मुझे आपसे भी चाहिए। कहते हैं ना कि ताली दो हाथ से बजती है। तो साहब तभी ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जब हम दोनों मिलकर के एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे ज्योग्राफी के करिकुलम को। ये मैं इसी क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ज्योग्राफी का करिकुलम। और
मंगलवार की क्लास में, ठीक है। ट्यूसडे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पिछले वर्षों के प्रश्नों को। यहाँ हमें इस बात की चर्चा करनी होगी जो हम मंगलवार को करेंगे कि साहब वो कौन कौन से प्रश्न हैं ज्योग्राफी में जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा। यहाँ पर हम आपको प्रश्न भी दिखाएंगे, प्रश्न के साथ साथ हम एनसीईआरटी की बुक आपको दिखाएंगे और एग्जैक्ट चैप्टर, पेज नंबर, क्लास, सारी चीजें आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। लगभग ये अनुमान है कि हर साल जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें 30 to 35% क्वेश्चन, 30 से 35% जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 से 20 प्रश्न तो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं और 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसे हम रीड बिटवीन द लाइन कहते हैं कि आपको उसका अर्थ समझना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर चीज का मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वो चीज हम समझेंगे ताकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ें तो हम एग्जाम की उस बुल्स आई को हिट कर सकें जो एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है। तो ये हमारे पूरे टॉपिक का, आज की क्लास का हमारा ये एजेंडा होने वाला है कि किन किन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके दिमाग पे एक मैप बन गया है कि साहब आगे हम कहाँ जाने वाले हैं और किस तरह से ये क्लास इवॉल्व करेगी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर आवर, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पहले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे विच इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शुरुआत में जितने भी डाउट हैं, जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी को लेकर के, वो सारे जवाब पहले मैं दे दूं आपको 10 या 15 मिनट में, ताकि बातें बड़ी स्पष्ट हो सकें इस कोर्स को लेकर के। सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में आता है कि इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। तो उद्देश्य बड़ा साफ है दोस्तों कि 6वीं से लेकर के 12वीं कक्षा, 6 से लेकर के 12th तक की जियोग्राफी की एनसीईआरटी को हमें कंप्लीट करना है, भूगोल की एनसीईआरटी को हमें कंप्लीट करना है। ये हमारे इस कोर्स का सबसे पहला उद्देश्य है। यहीं पर आपके मन में सवाल आएगा, सर क्या हम दूसरे विषय की एनसीईआरटी भी पूरी कर रहे हैं? जवाब है नहीं, इस कोर्स में नहीं, ठीक है। इस कोर्स में हमारा उद्देश्य पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को पढ़ना है और मेरा काम भी यही है कि मैं आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊं 6वीं से 12वीं तक की। अगला सवाल ये आएगा कि सर आप ये जो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ये भूगोल की नई एनसीईआरटी पढ़ाएंगे या पुरानी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे? तो एनसीईआरटी को लेकर के ना एक बहुत अच्छी सेइंग है, एक बहुत अच्छी कहावत है, दैट ओल्ड इज बेस्ट फॉर द हिस्ट्री, ओल्ड इज बेस्ट फॉर द ओल्ड, ठीक है। मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी है वो इतिहास के लिए सबसे अच्छी है, हिस्ट्री पढ़ने के लिए अच्छी है, लेकिन न्यू आर दी गोल्ड, न्यू आर दी गोल्ड फॉर अदर। जो नई एनसीईआरटी है वो अन्य विषयों के लिए काफी अच्छी है क्योंकि वो आज की डिमांड के हिसाब से लिखी गई है। तो इसमें हम जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी आप जानते हैं एक ऐसा विषय है जो इवॉल्व होता है। हर साल आप देखते हैं कि हमें एक नई डिस्कवरी देखने को मिलती है जो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई होती है। हम अब जीलैंडिया की बात करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो हम 7 महाद्वीप पढ़ते हैं वो 8 महाद्वीपों के बारे में पढ़ें। हमें और बातें पता चल रही हैं हिमालय के फॉर्मेशन से रिलेटेड। हमें प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी के द्वारा पता चल रहा है कि दुनिया में और भी बहुत सी प्लेटें हैं और भी नई प्लेटें हैं, ठीक है। तुर्की में जो भूकंप आया, तुर्की में जो अर्थक्वेक आया, वहां से हमें पता चल रहा है कि जब आप प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ते हैं तो हर एक प्लेट को आपको इतना महत्व देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें इवॉल्व होती हैं और ये सारी चीजें एनसीईआरटी में है, नई एनसीईआरटी में। तो ज्योग्राफी में जो हमारा उद्देश्य होगा वो बड़ा साफ है दोस्तों कि हमें 6वीं से लेकर के 12वीं तक की 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की न्यू एनसीईआरटी को कवर करना है, नई एनसीईआरटी को कवर करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो आएगा कि इस कोर्स की कक्षाएं कहां पर होंगी, वेयर विल बी द क्लासेस फॉर दिस कोर्स। तो यहीं पर 3-4 बातें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जितनी भी क्लासेस हैं वो खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पर होंगी।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सारी जो क्लासेस हैं ये खान ग्लोबल स्टडीज की क्लास वेबसाइट पर होंगी। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, कैसे आप एक्सेस करोगे वेबसाइट को, ये मैं एक बार आपको पिक्चर के साथ दिखा देता हूँ। देखिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले जो भी ब्राउज़र आप चलाते हैं, गूगल या कुछ भी, क्रोम वगैरह, ऊपर जाएंगे आप लिखेंगे खान ग्लोबल स्टडीज डॉट कॉम। तो इस तरह का एक पेज खुलेगा आपके सामने। जैसे ही ये पेज खुलेगा, सबसे पहले आपको लॉगिन या साइन अप कर लेना चाहिए। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं बना हुआ है तो आप साइन अप करेंगे। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, अगर अब तक आपने ये कोर्स परचेस नहीं किया है, परचेस करने का मतलब ये 0 रुपए में है, लेकिन फिर भी आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर आपने परचेस कर लिया है तो अलग है, लेकिन मैं पहली कंडीशन मान के चल रहा हूँ कि आप वेबसाइट पर आएंगे। आप सबसे पहले वेबसाइट पर अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे, नहीं है तो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे ना दोस्तों, ठीक है, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर टॉप कोर्सेज फ्रॉम आर एक्सपर्ट लिखा होगा, या फिर आप चाहें तो सीधा कोर्सेज में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा होगा टॉप कोर्सेज फ्रॉम आर एक्सपर्ट। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी ज्योग्राफी कोर्स खान सर एंड द टीम, 4 महीने की वैलिडिटी है, 70 से 80 घंटे का पूरा ड्यूरेशन है। तो इस कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपको कोर्स परचेज कर लेना है। ऑप्शन आएगा परचेज करने का, 0 है, अगेन फी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वहाँ पर परचेज का ऑप्शन ज़रूर आएगा, तो वो आप परचेज कर लेंगे। उसके बाद इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। तो जब भी आप अपनी आईडी को लॉगिन करें, हमेशा आप माई लर्निंग्स पे जाएंगे। हमेशा कहाँ पर जाएंगे दोस्तों, माई लर्निंग्स पे जाएंगे, और माई लर्निंग्स पर जाने के बाद आप लाइव बैचेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लाइव बैचेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी क्लासेस शो होने लगेंगी। जो भी उस दिन की क्लास है लाइव चल रही है तो लाइव शो होगी, और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि क्लास के साथ ही उसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर पीडीएफ नहीं मिल पाता तो खान ग्लोबल स्टडीज़ का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पीडीएफ डाल दिया जाएगा। अदरवाइज अगली क्लास तक आते आते एक एनसीईआरटी कोर्स का आपका अलग से टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये प्रक्रिया बड़ी स्पष्ट होगी, प्रोसेस बड़ी क्लियर होगी कि आपको कहाँ पर ये क्लासेस मिलेंगी। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं आपको खान ग्लोबल स्टडीज़ के चैनल पर मिलेंगी, एक वेबसाइट पर मिलेंगी। ये सारी क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, वेबसाइट पर मिलेंगी, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगेन मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ खान सर को, वो रीज़न ये है कि एक बहुत अच्छा कोर्स जो सर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आए हैं। और ट्रस्ट में दोस्तों, जब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा कोर्स, मुझे पता है कि इसके पीछे कितना एफर्ट लगा रहा हूँ मैं। इसीलिए जब आप आगे आगे पढ़ेंगे इस कोर्स में, तब आपको पता पड़ेगा कि मैंने ये लाइन क्यों बोली थी कि ये बहुत अच्छा कोर्स है। और जब आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे, आपको बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रिएट होगा ज्योग्राफी का। उसके बाद कोई भी पुस्तक आप पढ़ेंगे, कोई भी क्लास आप देखेंगे यूपीएससी से संबंधित, वो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। कहते हैं ना, एक बार फाउंडेशन अच्छी हो जाए तो बिल्डिंग जितनी चाहे उतनी ऊंची बना सकते हैं आप, वो फिर आप पर निर्भर करता है। दूसरा सवाल यही आएगा कि सर क्लास का समय क्या होगा, क्लास का टाइम क्या होगा। तो दोस्तों क्लास जो है वो सुबह 8 बजे शुरू होगी, 8 AM शुरू होगी। 2-3 मिनट आगे पीछे हो सकती है क्योंकि कनेक्ट होता है, ये टेक्निकल एरर आती हैं। तो बमुश्किल अगर आप कभी क्लास 8 बजे शुरू नहीं हुई तो 8:05 या 8:10 तक हर हाल में शुरू हो जाएगी, क्योंकि टीम इतने में सारी चीज़ें रिजॉल्व कर देती है। अगर कोई भी इशू आया तो आपको पेशेंस रखना है, अगर एग्जैक्ट 8 पे शुरू ना हो पाए तो। 8 बजे क्लास शुरू होगी, और क्लास जो है आपकी 9:15, मतलब सवा घंटे की हर दिन क्लास होगी। सर क्लास कितने दिन होगी सप्ताह में, तो 5 दिन क्लास होगी, 5 डेज आपकी क्लास होंगी। और जो छठवां दिन है उस दिन आपको टेस्ट मिलेगा एनसीईआरटी का। कब से कब तक, तो क्लास होगी हर हफ्ते मंगलवार से अर्थात ट्यूसडे से सैटरडे, ठीक है, शनिवार, मंगलवार से शनिवार क्लास होगी। ठीक,
तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सर कोर्स कितने माह में ख़त्म होगा। तो मेरा ये मानना है कि लगभग हमें 90 दिन लगेंगे कोर्स को कंप्लीट करने में। तो 90 दिन मतलब 5 दिन लेकर के चलिए, बीच में 2-2 दिन का ब्रेक भी है, ठीक है। 90 दिन लगेंगे, या इसी को मैं कहूँ कि मुझे लगभग 105 घंटे लगेंगे, क्योंकि हम हर दिन 1.25 घंटे की क्लास ले रहे हैं। तो मैं 100 to 105 आवर्स में कंप्लीट ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। समय इसलिए लग रहा है एनसीईआरटी में, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, और प्रयास वही रहेगा कि फाउंडेशन का मतलब यही है कि जो मूल बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमें भागना नहीं है इस कोर्स में, आराम से चलेंगे और एक एक बात को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो समय सुबह 8 बजे से 9:15 बजे तक का होगा। ये जो क्लास है सप्ताह में 5 दिन चलेगी, मंगलवार से शनिवार। लगभग 90 दिन या 105 घंटे में हम क्लास कवर कर लेंगे। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो है सर भाषा। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर इस कोर्स की भाषा क्या होगी, इस कोर्स की लैंग्वेज क्या होगी। तो दोस्तों, इस कोर्स की भाषा बाइलिंगुअल होगी। ये कोर्स हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। और ये आपको अभी तक स्लाइड से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो हम इंग्लिश यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे, वो वही लैंग्वेज होगी जो एनसीईआरटी में दी गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसकी आंसर राइटिंग में जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड आपसे रिक्वायर्ड होता है, वो वही होता है जो 9th और 10th की एनसीईआरटी में दिया गया है। तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए वही वर्ड्स लेकर के आएंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। और जहां हमें लगेगा कि एक स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है, तो हम वो भी करेंगे, ठीक। तो प्रॉपर इंग्लिश रहेगी, प्रॉपर बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा। जो भी बातें हम हिंदी में करेंगे वो सारी बातें हम आपको इंग्लिश में भी बताएंगे। नोट्स भी प्रॉपर बाइलिंगुअल होंगे। जो बात हिंदी में लिखी रहेगी उसके बाजू में उसकी इंग्लिश होगी। और पूरे इसी तरह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, तो उसी के बाजू में लिखा हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। ये कोर्स खास तौर पर मैं कहूँगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यूपीएससी के जब आप तैयारी करते हैं ना, तो हमेशा आपसे एक बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है कि साहब आपको थोड़ी इंग्लिश आए। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, कम से कम इंग्लिश समझना आए, जो लिखा हुआ है वो समझ में आने लगे, और जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उनसे जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी टर्मिनोलॉजी है, वो आपसे इंग्लिश में बने। जैसे एक शब्द हमने बहुत सिंपल शब्द बोला, समुद्र विज्ञान। अब उसी के बाजू में यहाँ लिखा रहेगा ओशनोग्राफी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास में रहोगे तो सर आप ऐसा कर दोगे कि सर जब आप हिंदी का वर्ड बोलोगे समुद्र विज्ञान तो हम अपने कान खोल लेंगे, जैसे ही आप इंग्लिश में ओशनोग्राफी बोलोगे तो हम तुरंत अपने कानों में उंगलियां लगा लेंगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना, ठीक है। सारी चीज़ें सुनोगे तो आपको लगेगा, लेकिन 3-4 महीने के बाद आप देखोगे कि आपसे ज्योग्राफी के हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड बनने लगे हैं। और दूसरी बात, इंग्लिश मीडियम के ऐसे एस्पिरेंट, ऐसे स्टूडेंट जो कि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़े हैं लेकिन थ्रू आउट इंग्लिश में नहीं पढ़े हैं। जैसे हम हमारे मध्य प्रदेश की कहानी बताते हैं, हमारे बुंदेलखंड की कहानी बताते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी, उसके बाद भी अगर हम पूरी की पूरी क्लास अंग्रेजी में पढ़ा देंगे, पूरी क्लास इंग्लिश में पढ़ा देंगे, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे चीज़ों को। हिंदी में समझाएंगे, इंग्लिश में टर्म यूज़ करेंगे, डेफिनेशन इंग्लिश में देंगे, तो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंग्लिश मीडियम के दोस्त, ऐसे स्टूडेंट जो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल होगा। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मान के चलिए कि ये प्राण बूटी की तरह है, क्योंकि आपकी अंग्रेजी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी ये कोर्स करते करते, क्योंकि एक बाइलिंगुअल कोर्स है। सुनने से ना चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं दोस्तों। तो भाषा हमने आपको स्पष्ट कर दी कि ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा।
इसके बाद अगला जो सवाल आता है कि इस कोर्स को किस परीक्षा के लिए उपयोगी है, फॉर विच एग्जाम दिस कोर्स इज हेल्पफुल। तो मुझे लगता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, ध्यान से सुनिएगा ये शब्द, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां जीके जीएस पूछा जाता है, जहां पर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स को फोकस किया गया है, यूपीएससी के लिए बनाया गया है। मेनली ये कोर्स यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये कोर्स पढ़ेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी जिसमें जीके जीएस आता हो, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। वेदर इट इज़ एसएससी, वेदर इट इज़ एनी स्टेट एग्जामिनेशन, हर एक परीक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। लेकिन इसका जो सेंट्रल थीम हमने रखा है, एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है कोर्स का, तो वो स्टैंडर्ड सेट किया गया है यूपीएससी का, कि यूपीएससी स्टैंडर्ड को लेकर चलेंगे। उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर हम पॉसिबल क्वेश्चन बनाएंगे, उसी के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्न दिए जाएंगे। तो ये इसका आधार रहेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि क्या इस कक्षा का पीडीएफ मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। ऑब्वियसली आपको मिलेगा, तभी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे एक बहुत बहुत मेरा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बहुत प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, एंड आई रियली फोकस ऑन माई प्रेजेंटेशन। अगर आप में से कोई मुझसे पढ़ा हुआ है, तो जिन्होंने मुझसे पीडीएफ पढ़ी हुई है, वो जानते हैं कि मैं बहुत क्लियरिटी से, बहुत स्वच्छता से पीडीएफ बनाता हूँ। क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहता है, जब भी हम नोट्स बनाते हैं ना, तो हमेशा सोचते हैं कि यार एक स्टूडेंट की तरह से नोट्स बनना चाहिए। तो किस तरह से आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, उसी तरह से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत नीट एंड क्लीन पीडीएफ। उससे भी इम्पॉर्टेंट, एज अ स्टूडेंट जो आपको चीज़ें चाहिए, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी है, कि एक तो उसे कंटेंट मिले, दूसरा कंटेंट सिस्टमैटिक होना चाहिए, कि सर दिखे हमें क्लियरली कि आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो, इसके अंदर ये सब टॉपिक है, यहाँ पर ये हेडिंग है, हाईलाइट करना है नहीं करना है, ये सारी बातें इस पीडीएफ में रहेंगी। जैसे आपने अभी भी देखा कि हमने जब एक टॉपिक शुरू किया, हम चाहते तो हम आपके सामने सीधा शुरू कर देते, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रैटेजी, एक बोर्ड लेकर के जस्ट शुरू हो जाते, पर ऐसा नहीं किया। हमने कोशिश की कि आपको पहले उसके भी डायमेंशन बताए जाएं, चीज़ों को लिखा जाए, ताकि दिमाग में और गहराई से चीज़ें अंदर जाएं। ठीक है, तो बहुत नीट, क्लीन, स्पष्ट और सिस्टमैटिक पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके दो माध्यम होंगे। पहला माध्यम, क्लास के बाद आपको 1-1.5 घंटे के बाद पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरा माध्यम फिलहाल के लिए 1-2 क्लासेस के लिए खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और कुछ समय के बाद हम टीम से डिस्कस कर लेंगे, जैसे कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कमेंट सेक्शन भी चालू हो जाएगा, तो मैं आपसे बात भी कर पाऊंगा लाइव क्लासेस में। कुछ दिनों के बाद यहीं पर और सिस्टमैटिक चीज़ें हो जाएंगी पीडीएफ वगैरह की, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। पर फिलहाल आपको जो पीडीएफ है वो खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगला सवाल कि सर अगर आप पीडीएफ दे रहे हैं, सारी क्लास की पीडीएफ आप दे रहे हैं, तो क्या इसके बाद भी हमें नोट्स बनाना अनिवार्य है? डू वी नीड टू मेक नोट्स आफ्टर आफ्टर रीडिंग योर पीडीएफ एंड लेक्चर? मेरा अगेन यहाँ पर एक मानना है दोस्तों, कि अगर आप खुद से कुछ नोट्स बनाते हैं ना, कुछ नोट्स, मैं बहुत स्पेसिफिक वर्ड बोल रहा हूँ, कि अगर आप कुछ नोट्स खुद से बनाते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं अभी एमपीपीएससी के लिए एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, यूनिट 10 कमीशन। ठीक है, तो कमीशन में पहले हमने ना लगभग एक टॉपिक की 40-50 पेज की स्लाइड पढ़ी, मतलब स्लाइड होती है ना, 40-50 स्लाइडें पढ़ी, और उसके बाद ना हमने उसे एक A4 साइज के पेपर में ब्रीफ कर दिया। अब पढ़ा हमने सब कुछ है, लेकिन वो पूरा कंटेंट एक पेज में स्टूडेंट के पास पहुंच गया। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जब वो 500 पेज की स्लाइड पढ़ेगा, 500 स्लाइड वाला पीडीएफ पढ़ेगा, तो बहुत हैक्टिक हो जाएगा। लेकिन वहीं जब वो देखेगा कि सर ने ये 500 स्लाइड का कंटेंट 16 पेजेस में रख दिया है, तो कितना आसान होगा उसके लिए पढ़ना। यही अप्रोच हम एनसीईआरटी में अडॉप्ट करेंगे। स्लाइड तो बहुत सारी होंगी, ये जो पीडीएफ हम आपको देंगे, क्योंकि इसमें हमें डायग्राम भी यूज़ करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों का कंटेंट डालना है, पर हम आपसे ये चाहेंगे कि जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म हो, जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म हो, उसका सिनॉप्सिस आप बनाएं।
सर ये सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस का मतलब है कि उसका संक्षिप्त नोट आप बनाएं, उसके शॉर्ट नोट आप बनाएं। अब ये भी दिक्कत है कि सर आखिरकार शॉर्ट नोट बनाने कैसे हैं, तो उसमें शुरुआत में मैं आपकी हेल्प करूंगा। शुरुआत के जो कुछ टॉपिक रहेंगे उसके शॉर्ट नोट भी मैं आपको बना के दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट बना के नहीं दूंगा। शुरुआत के जो 3-4 यूनिट हैं या पहली और दूसरी यूनिट है, उसके हम सिनॉप्सिस आपको बना के देंगे, ताकि एक आइडिया आपके दिमाग में आ जाए कि ओके, इस तरह से हमें सिनॉप्सिस बनाना है। और हमेशा कोशिश करनी है कि एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी का पूरा ज्योग्राफी का नोट्स है, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 पेजेस। ये पूरा एनसीईआरटी का नोट्स 6वीं से लेके 12वीं तक का जो नोट्स है वो 200 पेज से ज़्यादा में नहीं आना चाहिए, तभी वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। हाँ, अगर आप बहुत बड़ी हैंड राइटिंग लिखते हैं तो हो सकता है 100 पेजेस का गैप आ जाए, वो लिखने लिखने पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 200-300 पेजेस, नॉट मोर देन दैट। फिर भी मेरा मानना है कि 200 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। एक चैप्टर का सिनॉप्सिस हमें तैयार करना है, कीवर्ड्स हमें तैयार करने हैं। यूपीएससी में कीवर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रोल है, तो उन कीवर्ड्स को हमें लिखते जाना है। तो ये हम सिर्फ सिनॉप्सिस बनाना है, जस्ट दी सिनॉप्सिस। अब यही का यही अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो वो वर्थ नहीं है। पीडीएफ आपके पास रहेगा, पीडीएफ से पढ़ लीजिए वो टॉपिक। ठीक है, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हम आपको इसका प्रिंट फॉर्मेट भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, हालांकि प्रिंट फॉर्मेट में हिंदी और इंग्लिश एक साथ रहेगी। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इस कोर्स के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है? इज इट नेसेसरी टू रीड एनसीईआरटी आफ्टर दिस कोर्स? पहला जवाब तो है नहीं, इस कोर्स के बाद आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ किताबों को पढ़िए। अगर कुछ किताबों को आप नहीं पढ़ सकते तो कुछ चैप्टर को पढ़िए। वो कौन से चैप्टर होंगे जो आपको पढ़ना है वो हम क्लास के दौरान बताएंगे। सर ऐसा क्यों? जब हम ये पूरा कोर्स कर रहे हैं तो इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े? नहीं, आप ये कोर्स इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े। आप ये कोर्स इसलिए कर रहे हो कि जो एनसीईआरटी की बातें हैं उनमें से क्या ज़रूरी है वो आप समझ सको। एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की ज्योग्राफी की किताब मैक्सिमम लोगों को बहुत टफ लगती है, और वास्तव में वो टफ है भी, क्योंकि उसमें जो बातें दी गई हैं वो वही बातें हैं जो आप यूपीएससी की मुख्य कक्षाओं में पढ़ते हैं, फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ते हैं। तो उन बातों को कैसे समझा जाए वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है आपको। मुश्किल से पूरा कोर्स करने के बाद मैं आपको 15 से 20 चैप्टर बताऊंगा, 15 से 20 पूरी एनसीईआरटी के, जो आपको पढ़ने होंगे। क्यों पढ़ने होंगे? लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। क्या होगा कि जब हम यहाँ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हम तो शॉर्ट में लिखेंगे ना हर एक चीज, हम लैंग्वेज के साथ तो नहीं लिख सकते। लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको भाषा अच्छी आनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए। तो मैं आपसे 9वीं और 10वीं की कुछ किताबों को पढ़ने की रिक्वेस्ट करूंगा कि 9th और 10th की कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी लैंग्वेज बेहतर हो सके, आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ आ सके कि किस तरह से आप बिल्ड करेंगे एक आंसर को, परिचय कैसे लिखते हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी बात है जो हम थ्रू आउट द कोर्स देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, और किसी भी प्रश्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि उसका इंट्रोडक्शन, परिचय। तो परिचय के लिए भाषा किस प्रकार की हो, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हम करें, वो चीज़ एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी गई है। यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एनसीईआरटी मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई है, हिंदी में ट्रांसलेटेड है। तो यहाँ पर हिंदी के शब्दों को हम आपको थोड़ा और बेहतर करके दे देंगे और रिफाइन करके दे देंगे कि इन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 9वीं 10वीं तक ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छा है, 11th 12th में जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा डबल डोल हो जाता है हिंदी का, तो वहाँ हमें भाषा को ठीक करने की आवश्यकता होती है। पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो इतना प्यारा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी, बहुत ही खूबसूरत। और हिंदी मीडियम वाले दोस्त भी बहुत अच्छा परिचय लिख सकते हैं। तो जो चैप्टर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पढ़ने की, सिर्फ उन्हीं अध्यायों को आप पढ़ेंगे। हर एक अध्याय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हर एक चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद
अगला जो हम प्रश्न आपको बता चुके हैं कि यह कोर्स कितने कक्षा में कंप्लीट होगा, तो 90 कक्षाएं होंगी, 90 आवर्स की क्लासेस होंगी। ठीक है। क्या इसमें टेस्ट भी होंगे, और अगर होंगे तो कहाँ पर होंगे? निश्चित तौर पर डेफिनेटली इसमें टेस्ट इंक्लूडेड है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको दिए जाएंगे। उसमें से कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस भी किया करेंगे कि साहब आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया है, इस चैप्टर से फला फला क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनका जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। तो पॉसिबल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ये दो तरीके से दिए जाएंगे, एक तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, दूसरा जो इसका टेस्ट फॉर्म है वो आपको यहाँ पर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप वेबसाइट को खोलेंगे लॉगिन करने के बाद, तो या तो आप डेली क्विज में चेक कर लेना या फिर टेस्ट सीरीज में। जनरली डेली क्विज में आएगा वो। तो यहाँ पर जैसे ही आप चेक करेंगे तो एक फोल्डर आ जाएगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो वहाँ पर आपके पूरे टेस्ट आ जाएंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो वेबसाइट पर या तो आप डेली क्विज पे चले जाना या टेस्ट सीरीज पे चले जाना। जब भी टेस्ट आएगा आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और हम भी आपको क्लास में बता देंगे कि टेस्ट अपलोड हो गया है, उसे जा करके आप अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं है, हम आपको मेंस के क्वेश्चन भी देंगे। ऑल दो सिर्फ क्वेश्चन देंगे और एक फॉर्मेट आंसर देंगे, चेक नहीं होगा आपका आंसर, आप खुद चेक करेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से कम लिखने की आदत तो आएगी। यहाँ पर मेरा उद्देश्य नहीं है और कि मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बना दूँ आंसर राइटिंग में, वो तो आप फाउंडेशन बैच में या और बेहतर जो भी आपको लगे, आप आगे फर्दर जब किताबें पढ़ेंगे तो बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर हमारा उद्देश्य होगा कि आप लिखने की शुरुआत करें, आप पहला कदम बढ़ाएं राइटिंग की ओर और फिर धीरे धीरे अपनी राइटिंग को बेहतर बनाते जाएं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सबसे मुश्किल काम होता है पहला कदम लेना किसी भी चीज़ का। आपको लगता है आसान है पर सबसे मुश्किल है। जब भी मैं कोई नया कोर्स शुरू करता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उसका पहले लेक्चर का कंटेंट बनाना। ये जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 3-4 दिन में बनाया, मैं रेगुलर जब काम करते रहा तब। आपको लगता है बहुत इजी वर्क है, लेकिन जब आप करते हैं तब आपको पता पड़ता है कि यार ये पहला ही काम कर रहे हो, तो बहुत सारे थॉट आते हैं दिमाग में, होगा कि नहीं होगा, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, एज अ टीचर बता रहा हूँ, तो ऐसे आपके साथ भी होता होगा। आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पहली बार आंसर लिख रहे हैं, लिखें कि नहीं लिखें, बहुत सारे मन में विचार आएंगे। ठीक है, यार अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आंसर लिख के क्या मिलेगा। सर ने एक टॉपिक दिया है, सर ने कहा है कि गाय पे निबंध लिखो, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गाय पे निबंध तो बच्चे लिखते हैं। ठीक है, ये सारे थॉट आते हैं दिमाग में। और ना एक बहुत अच्छा गाना है ना सुने कि मन के मत पे मत चलियो रे, ये बहुत अच्छा गाना है। अगर इस पूरी लड़ाई में आपने मन को काबू कर लिया ना, सब कुछ जीत जाओगे। एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं दोस्तों, और उनका नाम है रोनाल्डो। आप सभी जानते होंगे कि रोनाल्डो एक बहुत बड़े फुटबॉलर है। तो रोनाल्डो से एक बार पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है लाइफ की, तो उन्होंने कहा मेंटल स्ट्रेंथ। रोनाल्डो के आप जितने भी इंटरव्यू उठाएंगे उसमें हर बार वो आपसे यही कहेंगे मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ सबसे जरूरी होती है जब आप कोई भी काम करते हैं। पता है कैसे? आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपका दिमाग नहीं बढ़ने दे रहा है, कह रहा है कि नहीं चलो आईपीएल आ रहा है, आईपीएल देख लेते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं, एक काम करते हैं किसी से बतिया लेते हैं। आपको पता ही नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि यार चलो 10 मिनट में क्या ही हो जाएगा, 10 मिनट ही तो आईपीएल देखना है। लेकिन आप भी जानते हैं कि वो 10 मिनट 2 घंटे में कब तब्दील हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। और जब वो मैच खत्म होता है ना आईपीएल का, तो दोबारा जब आप टेबल पे आते हो तो सिर्फ डिमोटिवेशन आता है। हमेशा मुझसे विद्यार्थी पूछते हैं, मेरे दोस्त भी पूछते हैं कि यार डिमोटिवेट क्यों होते हैं जिंदगी में, हमें डिमोटिवेशन आता क्यों है? बहुत सीधा आंसर करूंगा मैं आपको दोस्तों। डिमोटिवेशन आने का सिर्फ एक रीज़न है, डिमोटिवेट हम इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते। अगर आप सोचिए, आप एक विद्यार्थी होने के नाते आप अपने बेसिक्स को फॉलो करते जाओ, सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करते जाओ कि यार सर ने आज क्लास ली है, हमें क्लास को देखना है, इसके पीडीएफ को पढ़ना है, सिनॉप्सिस बनाना है, फिर टेस्ट लगा लेंगे, ये प्रोसेस है, इसे फॉलो करना है। ठीक है, दैट्स इट। अगर इतना आप रेगुलर बेसिस पे करते जाओगे आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते।
चांस ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि यार हम रोज पढ़ रहे हैं, हमें जो टारगेट दिया जा रहा है हम पूरा कर रहे हैं, हमारे असाइनमेंट कंप्लीट हो रहे हैं। तो लाइफ में ना जो आपकी प्रायोरिटी है, हर एक स्टेज पर आपकी प्रायोरिटी बदलती है। जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपकी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी है पढ़ना। तो 24 घंटे में जो पहला काम आपको करना चाहिए ना, वो आपकी पढ़ाई है। सबसे पहले उस सेगमेंट को ख़त्म करो। जैसे ही आपकी दिन की पढ़ाई ख़त्म हो जाए, पूरा दिन आपका है, आराम से घूमिए। जैसे मेरा काम है आपको पढ़ाना, कंटेंट डिलीवर करना, तो मैं सारी क्लासेस सुबह रखता हूँ, सारी जितनी भी क्लासेस है सुबह। और सुबह मैं अपने कंटेंट बनाने का समय रखता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई सुबह 7 बजे से अगर मैंने काम करना शुरू किया है तो एनी हाउ मैं शाम को 4:30-5 बजे तक फ्री हो जाऊँ। उसके बाद मैं कुछ काम नहीं करूँगा, नथिंग, कोई भी काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइफ में बैलेंस भी ज़रूरी है सारी चीज़ों का। तो ये हमेशा प्रयास रहता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रायोरिटी क्या है। पहली प्रायोरिटी है कंटेंट बनाना, पहली प्रायोरिटी है आपके लिए लेक्चर डिलीवर करना। तो इसी तरह से आपको भी काम करना होगा, तब जाकर के आप देखोगे कि हाँ लाइफ में मोटिवेशन बना रहेगा। तो मन के हिसाब से मत चलो, आगे अपने गोल के हिसाब से चलो। मन के हिसाब से चलोगे वो किस रास्ते पर ले जाएगा आपको पता ही नहीं है। गोल के हिसाब से चलोगे तो वो वहीं ले जाएगा जहां वास्तव में आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो इस कोर्स से रिलेटेड है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप डाउट फॉर्म भरिएगा, वहाँ से फिर हम आपके क्वेश्चन पिक कर लेंगे। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो डाउट हैं वो आपके रिजॉल्व हो गए होंगे रिगार्डिंग द कोर्स, की क्या क्या बातें हैं क्या क्या नहीं है। ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ कि इस बेसिक डिस्कशन से पूरी हो गई होंगी। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस नहीं किए हैं कि हम कोर्स कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेगमेंट पर आते हैं, जिसमें हमें ये डिस्कस करना है कि साहब एनसीईआरटी आखिरकार क्या है, व्हाट इज एनसीईआरटी, और इसे पढ़ना क्यों आवश्यक है। वाई वन नीड टू रीड द एनसीईआरटी स्पेशली फॉर द यूपीएससी एंड द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ऐसा क्या है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी की जो बिल्कुल पहली परिभाषा जो एनसीईआरटी की किताबों में आपको मिलेगी, जब उसका पहला पन्ना आप खोलेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से लिखी गई पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल चिल्ड्रन रिटन इन वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर। बहुत अच्छी परिभाषा, मतलब डिफाइन करती है ये लाइन एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना ज़रूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक बनाती है। और बेसिक का मतलब क्या है कि सर मान लीजिए कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी हमें ये तो बता ही देगी कि साहब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें होती हैं। सबसे जो गहरी परत होती है उसे कोर कहा जाता है, उसके ऊपर मेंटल होती है, उसके ऊपर क्रस्ट होती है। कम से कम ये तो बता देगी। आप पर्वतों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको ये तो बता देगा कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है। अब ये बातें, ये सारी बातें स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई हैं। और स्कूल के भी कौन से बच्चे, जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। अब 6वीं क्लास के बच्चे को अगर आप बिग बैंग थ्योरी समझाना चाहते हैं, अगर 6वीं क्लास के बच्चे को आप अर्थ की मोशन समझाना चाहते हो, समर सॉलिस्टिस समझाना चाहते हो, तो साहब आपको बहुत आसान भाषा में लिखना पड़ेगा, अन्यथा वो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा। तो हमारी हालत भी तो वही है। जैसे बच्चे से पूछिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहा है, नहीं पता साहब हमें ज्योग्राफी क्या होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जो ह्यूमैनिटीज से नहीं है, वो भी तो अभी देखा जाए यूपीएससी के जब पहले चरण में आप हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 6वीं क्लास के बच्चे हैं। तो ये जो भाषा है ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अब तो हम मैच्योर हो गए, तो 6वीं क्लास का बच्चा 1 साल में जो किताब पढ़ता, वो किताब हम 5 दिन में पढ़ सकते हैं या 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने मैच्योर हो गए कि हमें उसकी लिखी हुई सरल बातें आसानी से समझ में आएगी। तो एनसीईआरटी वो किताबें हैं जो बड़े से बड़े कंसेप्ट को बहुत सरल भाषा में डायग्राम बना करके प्रेजेंट करती है, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी क्या है। तो एनसीईआरटी बहुत ही सरल किताबें हैं जिसमें बहुत गहरी बातें बहुत आसान भाषा में लिखी गई हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग ना
पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट रिटन बुक है वो एनसीईआरटी की। बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई किताब है। हर एक बात, स्पेशली 10th क्लास की बुक आप उठा लीजिए, फिर 11th की पॉलिटिकल थ्योरी उठा लीजिए, एक एक बात में कितनी गहराई है और वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। फ्रीडम की डेफिनेशन बनी थी तो वहीं से पूछी गई थी एनसीईआरटी से। बहुत कमाल की किताबें हैं पॉलिटी की और बहुत अच्छे से उसको रीड करना है, ठीक है, जब भी हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो। इसके बाद दूसरा जो कारण है, अब हम आ जाते हैं क्यों। क्या तो हो गया सर, एनसीईआरटी क्या है, अब हमें क्यों की चर्चा करनी है कि हम क्यों एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है, बताइए सर क्यों पढ़ें। सबसे पहले ना मैं आपको सबसे बेसिक बात बता रहा हूँ। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि फाउंडेशन बनाती हैं, ये बनाती हैं, वो बनाती हैं, आप कहोगे सर नहीं बनाना फाउंडेशन, हम सीधा घर बना लेंगे, जरूरत नहीं है फाउंडेशन की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो निकालना है, एग्जाम तो क्रैक करना है। तो दोस्तों हर साल एनसीईआरटी से लगभग लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 to 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। और हम दिखाएंगे मंगलवार की जब क्लास होगी तो मेक श्योर कि आप उस क्लास को अटेंड करें। वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। आज एक प्रश्न हम आपको दिखा भी देंगे आखिरी में कि कौन सा प्रश्न है जो हाल ही में 2022 में सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है, और वो भी 6वीं क्लास की एनसीईआरटी से, 6th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो ये हमें पता पड़ता है कि यार जब प्रश्न आ रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दूसरे जितने भी लॉजिक आप दे लीजिए कि ये जरूरी है वो जरूरी है, सबसे बड़ा रीजन तो ये है एनसीईआरटी पढ़ने का कि सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। इवन मुख्य परीक्षा में बहुत से प्रश्न हैं, कैसे आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगला रीजन ये है दोस्तों कि यह किताब ऐसी किताब है जो मूल सिद्धांतों को समझने में बहुत सहायक है। ये बहुत अच्छी किताब है फंडामेंटल्स को समझने के लिए, और फंडामेंटल को ना ये बहुत कम समय में समझा देती है। बहुत मुश्किल मुश्किल कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक टॉपिक है एयर प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियां, बहुत आसान तरीके से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्यों एयर प्रेशर बेल्ट बनती हैं, रीजन क्या है, किस तरीके से ये काम करती हैं, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। एक और टॉपिक दिया गया है जिसे हम महासागरीय नितल के नाम से जानते हैं, ओशियनिक रिलीफ के नाम से जानते हैं। उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें एक शब्द होता है महासागरीय मैदान, ओशियनिक प्लेन, अबाइजल प्लेन कहा जाता है जिसे, महासागरीय मग्न तट होता है, ठीक है, महासागरीय मग्न ढाल होता है जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। ऐसे शब्द हैं बहुत सारे। वलित पर्वत क्या है, ठीक है, ये वाले प्रश्न होते हैं कि साहब वलित पर्वत क्या है, फोल्ड माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन क्या है, वैलीज कैसे फॉर्म होती हैं, भूसन्नति जियोसिंक्लाइन क्या कहलाता है, प्लेट टेक्टोनिक क्या कहलाता है। ऐसे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो बहुत आसान भाषा में एनसीईआरटी हमें समझाती है और बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाते हैं कि अच्छा इस वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे ऐसे करके हिमालय बना है। ठीक है, तो एक तो इसमें यह है कि ये मूल सिद्धांतों को समझने में बहुत सहायक है, बहुत अच्छी किताब है जो बेसिक्स को समझाती है बहुत अच्छे तरीके से। अगला रीजन है मजबूत नींव। तो अगर आपने फाउंडेशन बहुत अच्छे से समझ लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे, इसके बाद कोई भी पुस्तक आप पढ़ें, कोई भी लेक्चर आप देखें, आपको फट फट समझ में आएगा, बहुत इजीली वो लेक्चर आपके दिमाग में जाएगा क्योंकि उसकी बैकग्राउंड कहानी आपके दिमाग में क्लियर होगी बहुत अच्छे से। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा बन जाएगा, तो आगे बिल्डिंग बनाने में समय भी कम लगेगा और जो बिल्डिंग बनेगी वो बहुत सॉलिड बनेगी, जो एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगी। अगला है, इसमें ना बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी भी मिलती है, बहुत सारी इससे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मिलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जरूरी है। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया कि कौन सी नदी है जो घड़ियालों के लिए जानी जाती है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि चंबल नदी है जो घड़ियाल के लिए जानी जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न वहां से बनते हैं। हाल ही में पूछा गया था कि नंदा देवी का कौन से हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, नौकरेक किस हिमालय कहाँ पर आता है, ये पूरे प्रश्न दिए गए और ये हाल ही के प्रश्न, बहुत पुराने प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न बड़ा सिंपल सा पूछ लिया गया
2022 में है शायद, हाँ 2022 या 21 का प्रश्न है। उसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर जल में मात्रा किस में ज़्यादा है, मतलब आइस के फॉर्म में वाटर ज़्यादा है या फिर ग्राउंड वाटर में वाटर ज़्यादा है, रिवर्स में है, लेक में है। 7th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिया है। जल नाम का एक चैप्टर है, वहाँ एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, वहाँ से वो प्रश्न सीधा पूछा। अब ये कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पूरी तरह से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीटली तथ्यात्मक जानकारी है। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो भी ज्योग्राफी के बेसिक फैक्ट होंगे, जैसे बेसिक फैक्ट में एक फैक्ट ये भी तो आता है कि भारत में राज्यों की संख्या क्या है, उनकी राजधानी क्या है, कितने देशों की सीमाओं को वो छूते हैं, ये भी तो बेसिक फैक्ट हो गए ना। ये फैक्ट भी तो इसी के तहत कवर होंगे। ठीक है, उनकी राजधानियों के नाम, भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ जाकर के गिरती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कौन सा डैम कहाँ पर है, पॉपुलेशन में इंडिया का सेक्स रेशो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ये तथ्यात्मक जानकारी है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और ये पढ़ने के बाद ये सारे फैक्ट बड़े स्पष्ट हो जाते हैं, सारे तथ्य बड़े क्लियर हो जाते हैं दिमाग में जब आप इनका अध्ययन करते हैं। तो ये तथ्यात्मक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए, और मुख्य परीक्षा के लिए भी। मुख्य परीक्षा में भी अल्टीमेटली जब आप कोई आइडिया पिच करेंगे, मेरा ये मानना है कि मुख्य परीक्षा इज ऑल अबाउट कि आपका आइडिया पूछा जा रहा है ना, चीज को लेकर के। तो जब भी आप किसी कंसेप्ट या आइडिया को पिच करेंगे एग्जाम में, तो उसमें कुछ तथ्य तो डालने पड़ेंगे। एक अच्छे आंसर की पहचान क्या होती है कि उसमें तथ्य भी हो, स्टोरी भी हो और कंसेप्ट भी हो। तीनों चीजों को जब आप मिलाएंगे तब एक बहुत बढ़िया मिक्सचर बनता है ना। तब आपका एक खूबसूरत सा आंसर बन के तैयार होता है। इसके बाद अगला जो इसमें है कि एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत ही ज्यादा बोधगम्य है। ये शब्द समझते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। कॉम्प्रहेंसिव होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जो आंसर लिखना है, अपनी भाषा की पकड़ जो बनानी है, वो 200 शब्दों में, कई जगह 150 में, 250 में, इतने कम शब्दों में जवाब देना है। और जब इतने कम शब्द हमारे पास होते हैं और बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, समय बहुत कम है, स्पेस भी बहुत कम है, और हमें एक प्रश्न के बारे में लिखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कॉम्प्रहेंसिव तरीके से प्रश्नों को लिखें। इसीलिए हमने कहा था ना आपसे कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये कोर्स करने के बाद आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, नहीं, वो जगह कोई नहीं ले सकता। एनसीईआरटी की जो जगह है वो हमेशा बनी रहेगी, है ना। एनसीईआरटी की जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पूरी नहीं, बस कुछ सिलेक्टिव टॉपिक, और वो बार बार पढ़ना पड़ेगा जब तक आपके दिमाग में वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग फिट नहीं हो जाती कि ओके, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हम ऐसे करेंगे, एक आंसर की शुरुआत हम ऐसे करेंगे। इसीलिए वो कुछ किताबें, कुछ अध्याय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बाद यह उत्तर लेखन में बहुत मदद करती है, नोट्स बनाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। कैसे करती है समझते हैं। हेल्प्स इन आंसर राइटिंग एंड नोट मेकिंग। कैसे? इसमें बहुत सारे चित्र हैं, सरलीकृत तालिकाएं हैं, वर्णनात्मक उदाहरण हैं, मानचित्र हैं, और आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग है। जब एक अच्छा उत्तर लिखा जाता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि सर, अगर आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, एक अच्छा उत्तर लिखना चाहते हैं, तो उसमें एक फैक्ट भी होना चाहिए, उसमें कंसेप्ट भी होना चाहिए, और आजकल ये कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन का बहुत रोल है। और मैं तो स्पेशली बहुत इस बात को मानता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि किस प्रश्न में आपने फ्लो चार्ट बनाना है, किस प्रश्न में आपने मैप बनाना है, कहाँ पर आपको टेबल का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पैराग्राफ बनाना है, किस तरह से आप नोट्स बनाओगे, ये सारी बातें एनसीईआरटी बताती है। जब हम एनसीईआरटी को पढ़ते जाएंगे तो आप देखोगे बहुत सारे खूबसूरत डायग्राम, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ। कहानियाँ इसलिए ज़रूरी हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए कि अच्छा, भारत में कहीं पर बाढ़ आई थी तो उसको सॉल्व करने के लिए कदम उठाया गया था। कहानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, कहानियाँ मतलब उदाहरण। और जब आप अपने आंसर में उदाहरण देना शुरू करते हैं तो इससे पता चलता है कि विषय की समझ आपको बहुत गहराई से है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है आपको सब्जेक्ट की। तो वो एग्जाम्पल भी हमें यहाँ से समझ में आते हैं कि जो एग्जाम्पल यहाँ दिए गए। दूसरा, हमारा एक मानना है जब हम एनसीईआरटी आगे पढ़ेंगे सॉरी,
तो हम एक मेथड को अपनाएंगे जिसे कंपैरेटिव मेथड कहा जाता है। कंपैरेटिव मेथड इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा। अमाउंट ऑफ कंटेंट शुरू में इतना होगा, आखिरी में इतना हो जाएगा। तो क्या इतना आप पढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको दूसरे विषय भी पढ़ने हैं। तो हमें कैसे भी करके अपने कंटेंट को इतना करना होगा जिसे हम दोबारा पढ़ सकें। तो इसमें ना ये कंपैरेटिव चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपैरेटिव चार्ट का मतलब है, लेट्स अज्यूम मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ज्योग्राफी का। हम रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब रिवर्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमें ऐसे लिखने की आवश्यकता है? दो तरीके हैं लिखने के। एक तरीका ये है कि ये मेरा A4 साइज का पेज है, ओके। यहाँ पर पहले मैं एक नदी का नाम डालूं, गंगा, फिर उसके बारे में 3 4 5 पॉइंट लिखूं, फिर यहाँ पर मैं दूसरी नदी का नाम डालूं, यमुना, फिर 3 4 5 पॉइंट लिखूं। ठीक है, हर बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भैया सोर्स क्या है, माउथ क्या है, ट्रिब्यूटरी क्या है, डैम कौन से बने हुए हैं, स्पेशल फैक्ट क्या है। तो ऐसे में तो समय भी जा रहा है और स्पेस भी जा रहा है। ठीक, इसी जगह अगर आप सोचिए कि मैं आपसे कहूं कि एक टेबल बना लेते हैं ना यार, इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं आयाम या मापदंड, पैरामीटर। यहां पर हम एक एक आयाम लिखते जाएंगे, एक एक डायमेंशन लिखते जाएंगे। जैसे यहां पर हमने लिख लिया नदी का नाम, यहां पर हमने लिख दिया कि साहब सोर्स क्या है, यहां पर लिख दिया मुहाना क्या है, यहां पर लिख दिया ट्रिब्यूटरी क्या है। ठीक है, ये हमने सारी चीजें लिख दी। ओके, यहाँ पर क्रमांक आएगा, माफ कीजिए। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया अदर फैक्ट। अब यहाँ पर हम नदी का नाम लिखेंगे, जैसे आप गंगा। अब बस हमें भरते जाना है इसको। तो जो चीज आपकी 4 या 5 पेज में आ रही थी, आप देखोगे कि वो एक पेज में कंप्लीट हो गई। इसे कंपैरिजन मेथड कहा जाता है। और जहां जहां आप ये मेथड लगा सकते हो, कोई भी जगह मत छोड़ना जहां पर ये मेथड लग रही हो और आप ना लगाओ। मेक श्योर कि अगर ये मेथड कहीं भी आप लगा सकते हो तो इसे अप्लाई करो। इसे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी बहुत सारी मदद होगी, आपके नोट्स बहुत खूबसूरत बनेंगे और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। तो ये हम फॉलो करेंगे। जैसे जैसे हम एनसीईआरटी को फर्दर आगे बढ़ाएंगे, मेरा पूरा फोकस रहेगा कि कम से कम शब्दों में मैक्सिमम बातें आपके पास पहुंच सकें। टेबल बना करके, फ्लो चार्ट बना करके सारी बातें आप तक पहुंचे और कीवर्ड आपका एक भी मिस ना हो। तो ये उत्तर लेखन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसमें आप डायग्राम बनाना भी सीखोगे, मैप बनाना भी सीखोगे, टेबल्स बनाना सीखोगे, प्रेजेंटेशन स्किल सीखोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा प्रश्न आप हमेशा करते हैं अपने आप से भी, वैकल्पिक विषय कौन सा चुना जाए, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चुना जाए। इसमें एनसीईआरटी आपकी बहुत बड़ी मदद करती है। कैसे सर? ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, मैं ह्यूमैनिटीज के अलावा जो है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ ये बात, मैं खास तौर पर ह्यूमैनिटीज के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजी, ठीक है, उसमें बायोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट है, पर अगर आपको लेना है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे विषय आपको लेना है, तो एनसीईआरटी हर एक विषय की झलक आपको दे देती है। और जब आप एक हर एक विषय की झलक देख लेते हो ना, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि सर फला सब्जेक्ट हमें समझ में आ रहा है, फला हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब आ रहा है लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा सर, मतलब उसे पढ़ना पड़ रहा है। कुछ देखो, कुछ विषय ऐसे होते हैं ना कि जो पढ़ने में बड़ा मन लगता है, यार हाँ ज्योग्राफी पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी है, क्योंकि ना साइंस की बातें होती हैं, ऐसा हर चीज़ रटनी नहीं पड़ती सर। एक बड़ी अच्छी साइंस है कि अच्छा हाँ, दो चीज़ें पास में आ रही हैं तो एक चीज़ ऊपर उठ जा रही है, साइंस है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। कुछ सब्जेक्ट उबाऊ लग सकते हैं, अरे सर बहुत साइकोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है, बहुत दिक्कत जा रही है साइकोलॉजी समझने में। तो ये एनसीईआरटी आपको ये तो बता ही देगी कि कौन से विषय में आपको इंटरेस्ट है, कौन से विषय में कम इंटरेस्ट है। नहीं इंटरेस्ट वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो सब पढ़ेगा, लेकिन ये बता देगा कि कौन से में कम इंटरेस्ट है। इट विल हेल्प यू टू चूज योर ऑप्शनल। फिर आप ऑप्शनल चूज ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि हर एक विषय को जब आप पढ़ लोगे तो ऑप्शनल चुनने से पहले हमेशा कहा जाता है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। तो अब विषय की जानकारी मिल चुकी है, तो जब आप ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक नई दुनिया में पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे ग्रह पर ले जाके आपको छोड़ दिया। लगेगा
एक ही जगह है, बस अभी तक हम मध्य प्रदेश में रह के पढ़ रहे थे या बिहार में रह के पढ़ रहे थे, अब बस दूसरे राज्य में चले गए, है ना। तो ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल अलग ही कहीं पहुंच गए हैं, आसान लगेगा आपको। फिर आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे अपने वैकल्पिक विषय के चुनाव का, ऑप्शनल को सिलेक्ट करने का। तो ये वो सारे पॉइंट हैं जो मेरा मानना है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, उसका एक जवाब देते हैं। नोट्स मेकिंग सीखना, आंसर राइटिंग, वैकल्पिक विषय का चुनाव करना, तथ्यों को समझना, परिभाषाओं को समझना, वो कीवर्ड जो बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जाम के लिए, उन सभी कीवर्ड को समझना, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है। ये पॉइंट हमने आपको इसलिए बताए दोस्तों कि आपके दिमाग में ये उद्देश्य रहे। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि ये एनसीईआरटी पढ़ने के उद्देश्य हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव टू रीड दी एनसीईआरटी, तो आपके दिमाग में तो रहेगा कि हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ निकालनी है। एक छोटी सी बात मैं आपसे करूँगा आगे बढ़ने से पहले। जब भी कोई काम करो ना लाइफ में, हमेशा ना आउटपुट ओरिएंटेड काम करा करो, खास तौर पर पढ़ाई। पढ़ाई हमेशा आपकी आउटपुट ओरिएंटेड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा दोस्तों कि आप पढ़ने बैठे होंगे, 4-5 घंटे आप बैठे रहे, उसके बाद जब उठे होंगे तो लगा होगा कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं गया, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लगता होगा कई बार। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप 5 घंटे पढ़े हो, लेकिन आपकी पढ़ाई प्लान्ड थी ही नहीं। इसीलिए मेरा एक सजेशन है आपके लिए, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, पहले अपने आप को एक टारगेट दो कि सर मैं 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ, मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ छोटा सा। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं सर? ना मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ इसमें जियोमॉर्फोलॉजी का, भू आकृति विज्ञान का, और मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि जियोमॉर्फोलॉजी में ये समझ सकूं कि कॉन्टिनेंट और ओशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। 2 घंटे में आपने टारगेट बना लिया, आप बैठ गए पढ़ने के लिए। हो सकता है कि 2 घंटे के बाद जब आप उठो तो आपका टारगेट 80% पूरा हो पाए, लेकिन 80% तो पूरा हो गया। ये तो खुशी रहेगी कि 2 घंटे मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं। ये तो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन रहेगा, और यही सेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ये बहुत बड़ा एग्जाम जो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपकी मेंटल टफनेस कैसी है। और मेंटल टफनेस तभी आती है जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। अगर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ मोटिवेशन आएगा जब आपका काम रेगुलर होगा। तो अल्टीमेटली बात कहीं पर आ गई कि मोटिवेशन का आधार एक ही है। अगर आप अपना काम रेगुलर बेसिस पे करोगे, आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते, आपको बुरा लगने का चांस है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका प्राइमरी ड्यूटी है उसे आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर हैं कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, वाई डू वी नीड टू रीड दी एनसीईआरटी। ठीक, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि सर एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाए, इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इस पर जरा चर्चा करते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए ये तो हो गया, क्या है ये भी हो गया, एफएक्यू ये भी हो गया। अब चर्चा करें कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। सबसे पहली बात जो यहीं पर मैं स्पष्ट कर दूं कि एनसीईआरटी पढ़ने को लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है, शुरू में हमारे दिमाग में भी आया था कि सर क्या एनसीईआरटी को हमें क्लास वाइज पढ़ना चाहिए, 6वीं, फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं, ऐसे करके 12वीं तक, क्या हमें एक एक क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है ये गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है कि हर एक क्लास की एनसीईआरटी को आप पढ़ें फिर अगले क्लास की एनसीईआरटी पर जाएं, इसमें आपका समय बहुत वेस्ट होगा। हाँ, अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो फिर आपके पास रास्ता नहीं है, आपको फिर क्लास वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें हम थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देंगे कि आप टॉपिक वाइज एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास वाइज ना पढ़ के आप टॉपिक वाइज एनसीईआरटी पढ़ो। सर टॉपिक वाइज का मतलब क्या है? टॉपिक वाइज पढ़ने का मतलब यह है दोस्तों कि लेट्स अज्यूम आपने 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में पहला टॉपिक उठाया, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पढ़ लीजिए, इसको आप रीड कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन दूसरे चैप्टर को पढ़ने से पहले अब आप ये देखो, क्या सोलर सिस्टम नाम का टॉपिक किसी और कक्षा की एनसीईआरटी में दिया गया है?
क्या 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ पर कहीं भी सोलर सिस्टम का टॉपिक है? थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और मेहनत पता है कैसी लगेगी? हर एक किताब आपके पास होना हो, लेकिन हर किताब का इंडेक्स आपके पास होना चाहिए, ताकि ये देख सको कि ये टॉपिक इसका है या नहीं है। इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने पास एक इंडेक्स रखता हूँ ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी का। उसमें 6वीं से लेकर के 12वीं तक की जितनी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, हर एक का इंडेक्स दिया हुआ है। तो अगर मैं एक टॉपिक यहाँ से पढ़ रहा हूँ सोलर सिस्टम, तो मुझे देखना होगा कि क्या ये टॉपिक कहीं और दिया गया है ना। इसका एक और तरीका ना अब इंटरनेट है। अगर मान लो आपको सर्च करना है कि सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई और टॉपिक है, आप डालिए सोलर सिस्टम एनसीईआरटी। जितनी भी किताबें सोलर सिस्टम से जुड़ी होंगी एनसीईआरटी की, वो आपके सामने आ जाएंगी। किताबें नहीं, वो चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। ठीक। तो जैसे आपने 6वीं क्लास का टॉपिक पढ़ लिया, अब आपने देखा कि सर 9वीं क्लास की किताब है, उसमें सोलर सिस्टम दिया हुआ है, पढ़ लो। आपने देखा सर एक 12वीं क्लास की किताब है, उसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये सोलर सिस्टम दिया हुआ है, पढ़ लो, खत्म। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप आउटपुट समझो। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ाई करना है हमें, आउटपुट देखना है कितना अच्छा आ रहा। तो इसके बाद जैसे ही आप ये टॉपिक खत्म करोगे, एज यू कंप्लीट दिस टॉपिक, अब आप देखोगे कि आपके पास सोलर सिस्टम के एक बहुत ही खूबसूरत, एक तो ब्यूटीफुल, उसके बाद एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बन के तैयार है, जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि सर अब सोलर सिस्टम का टॉपिक ही कंप्लीट है, अब कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी बातें सोलर सिस्टम में हो सकती थी वो सब हमने जान ली है। इतना अच्छा फाउंडेशन बन गया। अब इसमें एक तड़का लगा दो। सबसे ना पूरे आपने सब्जी बना दी या पोहा बना लिया, पोहा बड़ा पसंद है हमको, ठीक है, आपने बड़ा अच्छा पोहा बनाया, पोहा बन के तैयार हो गया। आखिरी में हम क्या करते हैं? उसमें जीरावन डाल देते हैं, सेव डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं और धना पत्ती डाल देते हैं। क्यों? ताकि उसमें बड़ा स्वाद आ जाए, बहुत बढ़िया स्वाद आ जाए, टेस्ट आ जाए। ये आपका पोहा है। अब बस इसको तैयार करना है, इसमें वो स्वाद डालना है। क्या करोगे? करंट अफेयर्स ऐड कर दोगे। सर इसरो ने ना एक सैटेलाइट लॉन्च की है। सर इसरो एक नया मिशन प्लान कर रहा है, आदित्य L1। L1 क्या है सर? दिया होगा आपके सोलर सिस्टम के में कि ये L1 क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें निकल करके आएंगी। सर जुपिटर के पास ना अभी मैक्सिमम मून हो गए। कैसे हो गए? क्या होता है मून? कैसे बनते हैं मून? आपको पता पड़ेगा। जुपिटर क्या है ये पता पड़ेगा। करंट अफेयर्स का तड़का लगाते जाओ। कहा जाता है ना आपसे कि जब भी आप नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, तो हमेशा ना नोट्स, जैसे आपका ये A4 साइज का पेपर है, नोट्स इतने एरिया में बनाने चाहिए। ये एरिया हमेशा खाली रखना चाहिए। ठीक है, इतना एरिया। क्यों? कभी भी कुछ भी अपडेट आएगा तो ऐड तो कर लोगे, कुछ भी नया चीज आया तो वहां का वहां ऐड हो जाएगा, तो आपको पता चलते रहेगा। ठीक। तो हमारा ये मानना है कि आपको एनसीईआरटी जो है पढ़ने का सबसे पहला तरीका यही है कि अगर संभव है तो इसको कक्षा के हिसाब से ना पढ़कर विषय के अनुसार पढ़ें। रीड सब्जेक्ट वाइज, नॉट दी क्लास वाइज। सब्जेक्ट वाइज का मतलब इसको टॉपिक वाइज भी कह सकते हैं। अब यही रीजन है कि जब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, तो हमने पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को यूनिट में बांट दिया है। लगभग 10-12 यूनिट हमने ज्योग्राफी की बनाई है दोस्तों, और पूरे चैप्टर को एक एक यूनिट में ला करके रख दिया है। जैसे जब आप आज तो ये पहली यूनिट है हमारी, स्ट्रेटेजी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2 कक्षाओं में कंप्लीट होगी। उसके बाद हम दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, उसका नाम ही है सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। तो उसमें वो सारे टॉपिक को हम कंपाइल करेंगे जिसमें अर्थ और सोलर सिस्टम के ओरिजिन को समझाया गया है। सारे टॉपिक हम वो कंपाइल कर लेंगे, तो एक जगह आपके पास नोट्स मिलेंगे। इससे फायदा क्या होता है वो समझो। क्या होगा कि जैसे मान लो आपने क्लास वाइज एनसीईआरटी को पढ़ा, आपने डिसाइड किया कि सर हम क्लास वाइज पढ़ेंगे। आपने 6वीं क्लास में सोलर सिस्टम पढ़ा, फिर आप सीधा 12वीं क्लास में सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो आप चीज़ों को लिंक नहीं कर पाओगे। आपको ये लगेगा कि जो चीज़ आपने पहले पढ़ी थी, अब वो मेहनत आपके किसी काम की नहीं रही। 12वीं कक्षा में वो दोबारा मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, लेकिन जब आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो वो एक साथ लिंक हो जाएगा। एक ऐसी माला मिलेगी जिसमें ना खूबसूरत से एक ही प्रकार के फूल है, लेकिन उनका साइज अलग अलग है, तो बड़ी खूबसूरत माला लगेगी, बहुत ही प्यारी सी माला बनेगी, है ना। धीरे धीरे ये चीज़ आपको डेवलप करना है। और फिर
जैसे आपने 6वीं में सोलर सिस्टम पढ़ा, 9वीं में सोलर सिस्टम पढ़ा और 12वीं में पढ़ा, इन 3 को पढ़ने के बाद फिर आप सिनॉप्सिस बनाओगे। पहले तीनों को पढ़ोगे, फिर आप फाइनल नोट्स तैयार करोगे कि हाँ, स्टार की डेफिनेशन कहाँ पर सबसे अच्छी दी गई है जो मुझे याद हो जाए। आपने देखा है 6वीं की क्लास में स्टार की डेफिनेशन अच्छी दी गई है, चलो लिख लेते हैं। फिर आपने देखा कि यार कहाँ पर ये बताया गया है कि स्टार बनते कैसे हैं। आपने देखा कि यार जो 12वीं कक्षा की किताब है ना, उसमें इतना अच्छा लिखा हुआ है स्टार कैसे बनते हैं कि मैं आंसर राइटिंग में यूज कर सकता हूँ। ये मेरे कुछ कीवर्ड हैं जो आ सकते हैं या प्रीलिम्स में वहां से पूछा जा सकता है, वो लिख लिया। ये आपको समझना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे पहला तरीका है, एक बेसिक तरीका है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपके दिमाग में स्पष्ट हुआ होगा, वो आपके पूरे दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, चयनात्मक बने, बी सिलेक्टिव। समझते हैं इस बात को। सिलेक्टिव होने का मतलब यही है सर, क्या हमें सारी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है? जितनी भी एनसीईआरटी दी गई हैं क्या हम सभी को रीड करना चाहिए? जवाब है नहीं, ना सारी एनसीईआरटी पढ़ना है, ना सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। अगेन मैं आपसे फिर वही दोहराऊंगा, ये बात हमेशा याद रखना कि आप बोर्ड का एग्जाम देने के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो। आपको 6वीं का एग्जाम नहीं देना है जो 6वीं क्लास की पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली। आपको 9वीं का एग्जाम नहीं देना जो 9वीं की पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली। साहब हमें सिविल सर्विस की तैयारी करना है तो हमें वो टॉपिक देखना जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे स्टैंडर्ड का है, जहां से सवाल बनने की संभावना है। हम उस टॉपिक पर फोकस करेंगे, ना कि हर एक चैप्टर पर फोकस करेंगे। तो इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। ये जरूरी है, ये पढ़ेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक समझेंगे। अगला है, इन पुस्तकों को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो नोट्स हो, इनको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस बारे में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, पहले मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है। एनसीईआरटी आर ओवरवेलमिंग when you are reading them for the first time. When you read them for the second time, they are simply amazing. And the third reading makes you realize how enlightening and insightful they can be. A beautiful statement. इसको दोबारा पढ़ते हैं। NCERT are overwhelming when you read them for the first time. When you read them for the second time, they are simply amazing. And the third reading makes you realize how enlightening and insightful they can be. कितना अच्छा स्टेटमेंट है, कितना खूबसूरत स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के बारे में। और ये हमेशा हर किताब के बारे में, ये सिर्फ एनसीईआरटी के बारे में नहीं है, हर किताब के बारे में, लेकिन एनसीईआरटी के बारे में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को ना जिन लोगों ने लिखा है ना, वो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं दोस्तों, बहुत ही महान लोगों ने एनसीईआरटी को लिखा है। जब आप उस किताब को पहली, दूसरी, तीसरी बार पढ़ते हैं ना, जितने भी लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं उनसे एक बार पूछिएगा कि एनसीईआरटी को पहली बार पढ़ा तो क्या लगा था। कहेंगे यार कुछ नहीं था यार, बेसिक बातें थी, इससे अच्छा हम लूसेंट की किताब से पढ़ लेते। ये भी लोग बोल देंगे। उससे पूछें से 2 बार पढ़ी, दूसरी बार पढ़ी, यार एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, बहुत अच्छे पॉइंट दिए गए। और जब तीसरी, चौथी रीडिंग आप लगाओगे ना, हर बार एनसीईआरटी में कुछ नया मिलता है। हर बार आप उसके एक एक शब्द में अर्थ निकालना सीख जाओगे। इसीलिए आखिरी वर्ड में क्या रखा गया है कि यू रियलाइज की कितनी एनलाइट करती हैं आपके दिमाग को ज्ञान, और कितना इंसाइटफुल है इनके अंदर जो नॉलेज दिया गया है। इसीलिए दोस्तों शुरुआत में जो हमने आपको बताया था कि जो 15-20 अध्याय, 15-20 चैप्टर हम आपको पढ़ने के लिए देंगे, उन्हें कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा। क्योंकि जब आप यहाँ समझ लोगे इसके बाद आप उन्हें पढ़ोगे, बहुत अच्छा इंसाइट आपको मिलेगा, बहुत समझ में आएगा कि ओके दिस इज समथिंग व्हाट एनसीईआरटी वांट्स टू टेल यू। ज्योग्राफी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ोगे उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी एक एक बात बहुत गहरी है। मैं सबसे अच्छी एनसीईआरटी मानता हूँ पॉलिटिकल साइंस की, बहुत गहराई से लिखी गई है वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी। हर एक शब्द का बहुत गहरा मीनिंग निकलता है। ठीक है, वो पहली बार में समझ में आने नहीं वाला, दूसरी तीसरी बार में ही वो आपको समझ में आएगा पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो 2 से 3 बार आपको पढ़ना चाहिए। जो आपके नोट्स हैं इन्हें तो आपको 2 से 3 बार पढ़ना ही है, 4 बार पढ़ना है, जब तक कि आपके दिमाग में फिट ना हो जाए। क्योंकि हम ये कोर्स या एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि सर हमें बस पढ़ना है क्योंकि ये एनसीईआरटी है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये हमारे एग्जाम में मदद कर सके, ताकि हमारे एग्जाम में ये हेल्पफुल हो सके। इसके बाद अगला जो इसमें है कि जब आप इसकी रीडिंग करें तो पहली रीडिंग में आप कुछ मत कीजिए, इसमें दूसरी रीडिंग आना था। पहली रीडिंग में पढ़ लीजिए, दूसरी रीडिंग में महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें, और ये तीसरी है थर्ड रीडिंग में इसके सिनॉप्सिस बनाएं। ठीक है, अब ये काम यहाँ पर हम आपके लिए कर देंगे, ये आपको नहीं करना है। हम नोट्स आपको बना करके दे देंगे, सिनॉप्सिस आप खुद बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ेंगे पूरी एनसीईआरटी तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, पर वो मत कीजिएगा, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगी और फिर उसका कोई मतलब भी नहीं है। जब हम आपके लिए इतनी हेल्प करके ला रहे हैं तो आप ना उस पर, और अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना इस एग्जाम में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कई बार ना बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि नहीं हम तो खुद ही पढ़ेंगे। ठीक है अब ना एग्जाम बड़ा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो उसमें हर काम खुद मत करो। जहाँ से आपको मदद मिल रही है, जिस टीचर से आपको हेल्प मिल रही है वो हेल्प ले लो। वो आधा काम अगर मैंने आपका कर दिया, आपको ये टॉपिक समझा के एक्सप्लेन करके नोट्स बना के दे दिए, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। उस पर अपनी बिल्डिंग बना लो। अगर मैं आपको फाउंडेशन दे रहा हूँ तो उस पर आप अपनी बिल्डिंग तैयार कर लो। अब आप पहले फाउंडेशन भी बनाओगे फिर बिल्डिंग भी बनाओगे, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि जहाँ जहाँ से भी हेल्प मिले वहाँ से हेल्प लो और फिर आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुस्तक के प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को सॉल्व करें। सॉल्व द क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज इन द बुक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, एनसीईआरटी के जितने भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो एक टॉपिक खत्म होने के बाद एनसीईआरटी में प्रश्न दिए जाते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रश्न दोनों प्रकार के हैं, सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू, सब्जेक्टिव मतलब जो आपसे भाषा की रिक्वायरमेंट के लिए पूछे जाते हैं। दोनों प्रकार के क्वेश्चन दिए गए इनको हल करने की कोशिश करना है। दूसरा, एनसीईआरटी बहुत सारी एक्टिविटी देती है। जैसे एनसीईआरटी ने लिख दिया अरावली पर्वत सॉरी, एक मिनट दीजिए मुझे, बस एक मिनट पानी पी लेता हूँ। चलिए, तो एनसीईआरटी को जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ जगह पर लिखा रहेगा अरावली पर्वत, दुनिया के प्रमुख बलित पर्वतों के नाम है। उसमें लिख देगा कि भाई अरावली पहले फोल्ड माउंटेन ही था, अरावली लिख देगा, हिमालय लिख देगा, एंडीज लिख देगा, रॉकी लिख देगा, और वहाँ एक लाइन में लिखेगा, छोटी सी लाइन में, कि मानचित्र में इनको ढूंढें, फाइंड आउट इन दी मैप। तो हमें क्या लगेगा, अरे एनसीईआरटी ने तो आलसी कर दी, इन्होंने तो ये काम किया ही नहीं, हम भी आलसी कर देते हैं। नहीं साहब, आपसे बोला है उसने कि ये काम करो। लिखा रहेगा कि क्यों हम लीप ईयर मनाते हैं, क्यों, उसने छोड़ दिया प्रश्न लिख के। आपको लगेगा आप कौन ढूंढे, पर ढूंढना चाहिए। तो जो भी उसने एक्टिविटी बोली है उस एक्टिविटी को फॉलो कीजिए, जो भी उसने क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा और आप चीज़ें सीखेंगे। बहुत ज़रूरी है कि जो एक्टिविटी दी गई है उनको आप सॉल्व करते रहें। अगला है, एनसीईआरटी में दिए गए परिचय और भाषा का प्रयोग उत्तर लेखन में करना शुरू करें। इसकी शुरुआत एनसीईआरटी के प्रश्नों के उत्तर लिखकर की जा सकती है। स्टार्ट यूजिंग द इंट्रोडक्शन एंड लैंग्वेज गिवन इन द एनसीईआरटी इन आंसर राइटिंग कैन बी स्टार्टेड बाय राइटिंग आंसर टू एनसीईआरटी क्वेश्चन। बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है, याद रखेंगे आप ये। एनसीईआरटी हमें सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी हमें सिर्फ तथ्यों के लिए नहीं पढ़ना है दोस्तों। एनसीईआरटी हमें एक ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है। और मैं शुरुआत से ही आपसे बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि हमारी आंसर राइटिंग की तकनीकों को हम बेहतर बनाएं, उसमें सीखें। और यहाँ से मुख्य बात जो हम सीख सकते हैं वो भाषा की पकड़ है।
कि एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्यों एक लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है, इससे हमें सीखना है भाषा। भाषा की पकड़ आप कैसे बनाएंगे, यह आपको समझना है दोस्तों। तो यह जब हम हमको पढ़ाएंगे ना, तो धीरे धीरे हम आपको हर जगह बताते जाएंगे कि यार ये पैराग्राफ है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम इस तरह का इंट्रो लिख सकते हैं या इस स्टेटमेंट को कंक्लूजन में डाल सकते हैं, या फिर ये पॉइंट है मेन बॉडी में डाल सकते हैं। तीन ही चीजें होती हैं आंसर में, चौथी कोई चीज नहीं होती। एक होता है इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के पैराग्राफ को हम यूज कैसे करें, सेंटेंस को हम यूज कैसे करें। इसके बाद दोस्तों, हमेशा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसे करंट अफेयर से रेगुलर जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ना चाहिए, चाहे आप डे 1 से पढ़ रहे हो बाद में पढ़ रहे हो, बस पढ़ने का तरीका समझो। अगर आपको एग्जाम 2 साल बाद देना है तो अभी आपको मैगजीन ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इतना डिटेल से। अभी सिर्फ आपको एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत है। एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल या वो खबरें जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं, जैसे हाल ही में हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड, फिर हमने देखा अभी चैट जीपीटी जीटीपी क्या है वो बहुत चर्चा में है, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। ये सारी चीजें। अब आपने देखा कि यार आपने एक टॉपिक कंप्लीट, तुर्की में जो अर्थक्वेक आया सीरिया में वो, अब आपने देखा कि यार आपने एक टॉपिक पढ़ा था अर्थक्वेक, और साथ ही साथ आपने प्लेट टेक्टोनिक भी पढ़ा था। फिर आपने देखा कि यार यहाँ पर भूकंप आया है, और हम जानते हैं कि भूकंप एक अंतर्जात बल है, ये पढ़ लोगे आप तो जान लोगे कि सर अर्थक्वेक जो है वो एक इंटरनल या एंडोजेनिक फोर्स है। अब इसको फिर आप रिलेट करना शुरू करोगे, ओके मैंने बेसिक्स ये पढ़े हुए थे, इसमें ये अपडेट आया है, ये एक नई चीज हमको जानने मिली, यहाँ पर ना इस तरीके का मूवमेंट हो गया प्लेट में, ये दो प्लेटें टकरा गई, कि ये करंट अफेयर्स है। साथ में ना करंट अफेयर से मैपिंग भी सीखना है। अब तुर्की और सीरिया ये बहुत चर्चा में आ गए, तो उनका मैप एक बार हम देख सकते हैं। मैप देखते समय हम ये देख सकते हैं कि साहब क्या इसकी सीमा किसी समंदर को छू रही है, कोई बड़ी लेक है क्या, कोई बड़ा सागर है क्या, कौन कौन से देशों से सीमाएं जुड़ी हैं। सीधे प्रश्न आते हैं यूपीएससी में, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए कि बताइए कैस्पियन सागर को कितने देशों की सीमाएं छूती है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए। तो ये भी हमें तैयार करना चाहिए। करंट अफेयर से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स में सिर्फ अभी एक काम कीजिए, बहुत बेसिक काम कीजिए, एडिटोरियल पढ़ना शुरू कीजिए। हिंदी मीडियम के हैं, कोई बात नहीं, हिंदू मत पढ़ो, जनसत्ता पढ़ लो, दैनिक जागरण पढ़ लो, बस पढ़ना शुरू करो। इंग्लिश मीडियम के हो, बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के साथ द हिंदू पढ़ना शुरू करो। कम से कम पता तो चलेगा, पढ़ने की हैबिट तो आएगी, समझने की हैबिट तो आएगी। और डिस्कशन सुनो। डिस्कशन कहाँ पर सुन सकते हैं आप? संसद टीवी पे जाकर के सुन सकते हैं, या फिर आप ऑल इंडिया रेडियो, बहुत अच्छी खबरें आती है ऑल इंडिया रेडियो पे, वहां से सुन सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अधिकतम जो समय अभी आपको देना है पूरे दिन का, अगर आप शुरुआती दौर में है प्रिपरेशन के, 40 to 45 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और फिर आपको यह समझना है कि हाँ टॉपिक से लिंक कैसे होगा, ठीक है, कैसे आप जोड़ पाओगे। आपको ऐसा भी याद आएगा कि मान लो आपने पहले तुर्की की खबर को पढ़ा, अब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे हो, तो हो सकता है पुरानी खबर को आप रिलेट कर लो, ओके ओके मैंने वो खबर पढ़ी थी, ये यहाँ से जुड़ रही है। करंट अफेयर से कनेक्ट करना होगा मैं एनसीईआरटी को, जहां जहां हम जोड़ पाएंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे करंट अफेयर से जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करें, ठीक है। इसके बाद अगला है रिवीजन। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इट इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी बट रिमेंबरिंग द की कंसेप्ट एंड द फैक्ट। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखना। यह सिर्फ एनसीईआरटी को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रमुख अवधारणाओं और तथ्यों को याद रखने के बारे में। हमें सिर्फ एनसीईआरटी इसलिए रीड नहीं करना है कि सर सिविल सर्विस में एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है तो हमने भी एनसीईआरटी पढ़ ली। मतलब यही बात हो गई कि साहब एक पर्टिकुलर जगह है, वहां जाने के सब बोल रहे हैं तो चले गए। सब हमारे साथ हुआ था, 11वीं में हमने गणित विषय ले लिया। क्यों लिया था आज हमें पता चल रहा है, हमारे दोस्तों ने गणित लिया था तो हमने गणित ले लिया था, जबकि हमको गणित में कुछ नहीं आता दोस्तों। हमारा सबसे वीक विषय है गणित, हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया, बहुत वीक है। लेकिन क्यों लिया हमने वो, हमारे दोस्तों ने ले लिया था।
आज लगा कि उस समय अगर हमने ह्यूमैनिटीज़ लिया होता तो शायद कहानी कुछ और होती, ठीक है, और अच्छा नॉलेज मिलता मुझे, और बेहतर चीज़ें जानने को मिलती, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहा होता मैं, ठीक है। तो होता है कई बार, तो ये हम कुछ चीज़ें करते हैं फॉर द शेक ऑफ द थिंग, कि भाई ये चीज़ करना है क्योंकि सब कर रहे हैं, नहीं, हमें इस चीज़ से कुछ मिलना चाहिए। एक शब्द दिमाग में डाल दो, आउटपुट, ठीक है। ये पहली क्लास जो मैं आपके ले रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर इसकी सारी बातें आप पूरे कोर्स में याद रखे रहे तो आपका कोर्स बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। हमारे एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, वो हमेशा कहते थे बेटा जो पहली क्लास होती है ना, अगर आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसे 3 से 4 बार देखा करो, क्योंकि पहली क्लास में हम रोड मैप बनाते हैं, और रोड मैप में हर क्लास में आके नहीं बनवाऊंगा आपको कि अब ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, नहीं, ऐसे पढ़ना ही हमने आपको पहली क्लास में बता दिया। इसे आपको दिमाग में सेव करना है, और सेव कब होगा, जब इस वीडियो को 3-4 बार आप देख लोगे, तब आपके दिमाग में वो रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि ओके ये हमारा रास्ता है, ये हमारे गोल है, इस रास्ते पे चल के इन गोल को अचीव करना है, दैट्स इट। सीधा सिंपल रास्ता, ओके। पढ़ाई का रास्ता ना सिंपल है, हम इसे यूं 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 करके कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ठीक। आखिरी पॉइंट, रिवीजन। रिवीजन, जितने लोग जानते हैं दोस्तों, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एक महान व्यक्ति है ब्रूसली। ब्रूसली ने एक बहुत अच्छी बात कही, आई फेयर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। हर लेक्चर में ये बात मैं बोलता हूँ आपसे, रिवीजन किसी भी परीक्षा को निकालने की होता है, ठीक है। रिवीजन अगर है तभी आप पेपर निकाल पाएंगे, अन्यथा आप मान के चलिए कितना भी प्रयास करें आप पेपर नहीं निकाल सकते। ब्रूसली ने कहा कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसे 10,000 प्रकार की किक मारना आता है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार मारने की प्रैक्टिस की हो। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी इसी कोटेशन पर बेस्ड, चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें अक्षय कुमार ना एक रेस्टोरेंट में काम करता है, वो बचपन से आटा गूंथने का काम करता है। इस तरह से चाइना में जाता है, वो एक बहुत बड़े कराटे मास्टर से उसकी फाइट होती है, चांसेस ही नहीं है अक्षय कुमार के जीतने के, क्योंकि वो कराटे मास्टर, दुनिया का मार्शल आर्ट का मास्टर है वो, लेकिन अक्षय कुमार उसको हरा देता है सिर्फ एक किक के बलबूते पर। हमेशा आप देखना, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत सारा विषय पढ़ लेते हैं। फिर से कह रहा हूं, आपकी पढ़ाई किसी भी विषय को खत्म करने के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई उस विषय की सभी महत्वपूर्ण बातों को याद करने के लिए होनी चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप एक दिन में, अगर आप एक दिन में 8 घंटे या 5 घंटे पढ़ते हो, तो उसमें से 2.5 घंटे सिर्फ रिवीजन को दीजिए। आपको लग रहा होगा क्या बात कर रहे हो सर, फिर हम पढ़ेंगे कब? भाई साहब, नया पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पुराना पढ़ लिया है उस पर कमांड बनाना ज़रूरी है। आप सोच के देखिए कि आपने पूरे एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद आपने रिवीजन नहीं किया, आप सारी चीज़ें भूल गए, क्या मतलब रहा? इतना समय आपने एनसीईआरटी कोर्स में दिया, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने में दिया, नोट्स के पीडीएफ निकलवाए, सारी चीज़ें, क्या अर्थ रहा पढ़ने का? इसीलिए रिवीजन इज द की। 2 से 2.5 घंटे, और रिवीजन करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ते हो ना, आपका दिमाग मानते ही नहीं है। आपका दिमाग कहता रही अभी तो पढ़ा था, क्यों पढ़ रहा है मूर्ख, जो समय खराब कर रहा है, उसको ऐसे पलट ले, पेज पलट के हो गया रिवीजन। नहीं नहीं साहब, नहीं, ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन का अर्थ है आप टॉपिक को उसी डेडिकेशन से पढ़ेंगे जिस तरह से आपने पहली बार पढ़ा था। फिर 2-3 बार जब आप रिवाइज कर लोगे, तब आप उस हालत में आओगे कि अब आप सिर्फ टॉपिक देख रहे हो, और देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो मेक श्योर कि स्टेटमेंट हमेशा याद रहे, और हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी एग्जाम के लिए रिवीजन पर फोकस करना। 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 2.5 घंटे रिवीजन के लिए रखो। मैं चाहता तो ये क्लास 7 दिन लगाता, लेकिन हमने ये क्लास 5 दिन लगाई। मैं चाहता हूँ कि एक दिन आपको मिले जिस दिन आप इसको समेट सको, चीज़ों को बहुत बेहतर बना सको, अपने लिए फ्रूटफुल बना सको, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये वो तरीके हैं दोस्तों कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। इन्हीं सभी पैरामीटर्स को हम फॉलो करेंगे जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इन्हीं सभी बातों को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है,
विच एनसीईआरटी टू रीड। अब यहाँ पर जो विषय सूची मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी एनसीईआरटी की है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है। तो एक लिस्ट मैंने तैयार की है कि अगर इतनी एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर जो एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ना है वहाँ पर हमने उन चैप्टर के नाम मेंशन कर दिए हैं कि अगर आप इतने चैप्टर पढ़ लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। जैसे सबसे पहली बात जो हमने आपको बताई थी कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो सबसे अच्छी है सिर्फ इतिहास के लिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उसके लिए सबसे अच्छी एनसीईआरटी आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। खास तौर पर पुरानी एनसीईआरटी जो 11वीं और 12वीं कक्षा में चलती थी उससे 3 विषय बड़े अच्छे तैयार होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन बाकी अन्य विषयों के लिए नई एनसीईआरटी को पढ़ना ही सही है, न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना सही है। हिस्ट्री के लिए खासतौर पर आर्ट एंड कल्चर वाला जो हिस्सा उसके लिए तमिलनाडु बोर्ड की किताब भी रेफर की जाती है। अगर समय मिला तो हम तमिलनाडु बोर्ड की किताब का हिंदी ट्रांसलेशन लेकर के आपके सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ ज्योग्राफी पर है। ठीक है, ओके। अब आप देखें एक एक विषय को। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि सर हिस्ट्री में हमें कौन कौन सी एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। देखो, नई एनसीईआरटी पढ़ने का ये मतलब, पुरानी एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ने का मतलब नहीं कि नई किसी काम की नहीं है, नई बहुत काम की है। नई में हिस्ट्री को थीम के रूप में प्रेजेंट किया गया। तो ये थीम वाली हिस्ट्री क्या होती है? थीम वाली हिस्ट्री होती है कि आप एक घटना पकड़े, आपने पकड़ा ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियां, अब पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी आपके सामने डिस्कस करती जाएंगे कि क्या प्रभाव हुआ, कैसे हुआ, इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसका क्या 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 इफेक्ट पड़ा, वो सारी चीजें एक साथ डिस्कस करती जाएंगी। तो नई तो पढ़ना ही है, पुरानी भी पढ़ना है साहब। ठीक है, तो हिस्ट्री में एक लिस्ट है जो आप याद रखेंगे। सबसे पहले ये 3 किताबें हैं जो पूरी तरीके से भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई हैं, इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, 11वीं क्लास की पुरानी एनसीईआरटी है एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया की, 11वीं क्लास की पुरानी एनसीईआरटी। 12वीं क्लास की पुरानी एनसीईआरटी है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। तो ये पुरानी एनसीईआरटी है, पहले आपको यही पढ़ना है, इसी क्रम में आपको पढ़ना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये पढ़ोगे। पुरानी एनसीईआरटी इसलिए जरूरी है कि वो हिस्ट्री का पहले आपके दिमाग में एक थीम बना देगी कि ओके, घटनाएं ऐसे घटित हुई थी, इसके बाद ये घटना घटित हुई थी। तो पहले आपके दिमाग में वो एक मैप बना देगी कि कम से कम आपको ये पता तो चल जाएगा कि इतिहास की घटनाओं का क्रम क्या है, इनका पूरा नेचर क्या है। इसीलिए पहले पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आप 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पर आओगे, 11वीं नहीं, 12वीं कक्षा की नई एनसीईआरटी पर आओगे और उसमें इंडियन हिस्ट्री के थीम दिए गए हैं, उनको आप पढ़ोगे। और सारे नहीं पढ़ोगे, सिलेक्टिव रीडिंग लगाओगे, जो आपके काम का है वो पढ़ोगे, जो नहीं है उसको आप छोड़ते हुए आगे बढ़ जाओगे। तो ये इतना हिस्सा अगर आपने पढ़ लिया तो आप मान के चलें कि आपका भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया, इंडियन हिस्ट्री पूरी तरीके से तैयार हो गई। अब कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत है। हिस्ट्री के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ भी तैयार नहीं करना है। फिर दोस्तों आप 11वीं की एनसीईआरटी पर आएंगे। 11वीं में 2 एनसीईआरटी दी गई है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। इसमें से जो पहली किताब है आपको जरूर पढ़ना है, दूसरी नहीं पढ़ोगे चलेगा, पहली जरूर पढ़ना, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। ये किताब आर्ट एंड कल्चर के लिए है, भारतीय कला का एक परिचय। बहुत अच्छी किताब है और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे कि कैसे बहुत से प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से सीधा इस एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो ये जो पुस्तक है बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है, इसे आप पढ़ सकते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। फिर 9वीं, 10वीं और 11वीं। ठीक है, 9वीं, 10वीं और 11वीं की जो किताबें हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, विश्व इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो ये किताब आप विश्व इतिहास के लिए पढ़ेंगे। तो इस तरह एनसीईआरटी का क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ना शुरू कर दिए, पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले ना उस चीज को आप समझेंगे। ठीक है, इवन यहाँ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो एंशिएंट हिस्ट्री के इंडियन थीम पढ़ लीजिए, मिडाइवल के बाद मिडाइवल के थीम पढ़ लीजिए, मॉडर्न के बाद मॉडर्न के थीम पढ़ लीजिए। इतना बढ़िया फाउंडेशन बनेगा, आपको खुद लगेगा कि यार क्या इंसाइट मिला है एनसीईआरटी के बारे में हमें।
इतना बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा। देखो सिर्फ इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है ना, वो इन्फॉर्मेशन कैसे यूज होती है, कितना अच्छा लगता है कि ओके ऐसे भी हो सकता है, ये भी रीजन था, ये भी कारण था इस पर्टिकुलर चीज का। तो वो चीज फिर हमें समझ में आती है कि हम ऐसा आइडिया भी लेकर के आ सकते हैं। तो इस तरह ना आप क्लब करके पढ़ेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी को, ठीक है। चलिए, हिस्ट्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो हमें पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि हम सारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पर फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं। ज्योग्राफी की सभी किताबें ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ चैप्टर हैं जो ज़रूरी नहीं है, जैसे 6वीं 7वीं और 8वीं, ये ज्योग्राफी का बिल्कुल फाउंडेशन बनाता है। अर्थ, आवर हैबिटाट, आर एनवायरमेंट, रिसोर्स एंड द डेवलपमेंट। इसके बाद 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी भी पढ़ना है। कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 1, कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 2। 11th की एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। और अगली इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 12वीं में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और 12वीं में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। पर सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूँ कि पूरे पूरे के पूरे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 11th की एनसीईआरटी। बहुत जरूरी, बहुत सारी चीजें हमें यहीं पर सीखना है, ठीक है। तो पहले, लेकिन आप तुरंत यहाँ नहीं जाएंगे, पहले इन किताबों को पढ़ने के बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो ये सारी किताबें पढ़ना है, कुछ चैप्टर हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, वो कौन से अध्याय होंगे वो हम आपको बता देंगे, ठीक। ज्योग्राफी के बाद अगला जो विषय आता है वो है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के बारे में ज्योग्राफी में तो हम पढ़ेंगे, पर एनवायरनमेंट की जो जानकारी है वो विज्ञान की किताबों में बहुत अच्छी दी गई है, वो साइंस की बुक में बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। साइंस बायोलॉजी वाला टॉपिक है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एनवायरनमेंट वाले टॉपिक को, पर्यावरण वाले अध्याय को। तो क्या क्या पढ़ना है समझते हैं। देखिए, 7वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है, 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इसका 7वां अध्याय आप पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका 9वां अध्याय पढ़ेंगे। 7वें अध्याय में मौसम अर्थात वेदर, जलवायु अर्थात क्लाइमेट एंड अडोप्टेशन ऑफ एनिमल दिया गया है। ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, वेदर और क्लाइमेट पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 9 में सॉइल के बारे में बताया गया है, मिट्टी के बारे में बताया गया और बहुत अच्छे से बताया गया है, क्योंकि मिट्टी जब आप साइंस के तरीके से पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलती है कि मिट्टी क्या है, कैसे फॉर्मेशन हुआ, मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, कौन कौन से तत्व हैं, क्या है, सारी जानकारी अच्छे से मिलती है। इसके बाद 8वीं क्लास की विज्ञान की किताब, 8th क्लास की साइंस की बुक का पहला चैप्टर, पहला अध्याय आप पढ़ेंगे, जहां क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है, फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में दिया गया है। एनवायरनमेंट के साथ साथ ये एग्रीकल्चर को भी तैयार कराएगा। उसके बाद चैप्टर 5 जिसमें कोल और पेट्रोलियम के बारे में दिया गया है। चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बारे में दिया गया है। चैप्टर 18 जहां एयर और वाटर पॉल्यूशन के बारे में दिया गया है। तो आप देखिए, इसमें सिर्फ एनवायरनमेंट कवर नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर भी कवर होगा और एनर्जी वाले जो टॉपिक हैं वह भी आपके कवर होंगे। तो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी के इतने टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों 9th क्लास की साइंस की बुक में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक टॉपिक है चैप्टर 14, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन। ये एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये ज्योग्राफी में, जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहाँ। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को हम लिंक कर लेंगे हमारी ज्योग्राफी वाली क्लास के साथ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे 10वीं क्लास की साइंस में, 10th क्लास की साइंस में चैप्टर 14 है, 14वां अध्याय है, जहां ऊर्जा के स्रोतों की बात की गई है, एनर्जी के सोर्सेज की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर एमपीपीएससी वाले हैं तो टॉपिक दिया गया है पेपर 3 में आपको एनर्जी, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है आपको, ठीक है। चैप्टर 15 आर एनवायरमेंट, चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसे लिंक करना होगा 9वीं क्लास के साथ, साथ में पढ़िएगा, ठीक है, ये दिया गया है। और फिर दोस्तों टिपिकल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण किताब, इसे हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, 12वीं कक्षा की बायोलॉजी की किताब के आखिरी के 4 अध्याय, ये पढ़ना ही है,
ये मस्ट है, मस्ट। एनवायरनमेंट के बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट पूरे फंडामेंटल्स एनवायरनमेंट से संबंधित जो हैं वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगे, बड़े अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पानी पी लेते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट के बाद जो अगला विषय है वह है पॉलिटिकल साइंस। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों जो छठवीं, सातवीं और आठवीं की एनसीईआरटी है, इसमें पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ सोशोलॉजी भी दी गई है। समाज शास्त्र की बेसिक समझ भी इन्हीं किताबों में दी गई है। इन किताबों का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तीनों किताबों का नाम है पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। तो जब आप छठवीं, सातवीं, आठवीं को पढ़ेंगे तो समाज शास्त्र का बेसिक भी आपका तैयार हो जाएगा, सोशियोलॉजी की फाउंडेशन भी यहीं से तैयार हो जाएगी। इसके बाद नौवीं, दसवीं और 11वीं की किताबें हैं। इसमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में बात की गई है। 11वीं में सबसे पहले हम पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत बेसिक बातें हमें पता चलती हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या है, बंधुत्व का मतलब क्या है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। जब आप पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 11वीं ही कक्षा में एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तब आपको ये किताब बहुत बेहतर समझ में आएगी। अच्छा, 9वीं और 10वीं की क्लास की मैं भी आपको बताऊं, अगर आप चाहें तो 9th को स्किप कर सकते हैं, सीधा 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एक ही जैसे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस उदाहरण और कहानियां बदल जाती हैं। ठीक है, फिर जो 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये ऑप्शनल है, चाहे तो पढ़ें अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। लेकिन 12वीं कक्षा की एक एनसीईआरटी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये अच्छी किताब है, एक अच्छा इंसाइट पैदा करती है कि इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ है। खास तौर पर जब हम इतिहास विषय पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है आज़ादी के बाद का इतिहास, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अगर ये पुस्तक आप पढ़ लेते हैं तो आज़ादी के बाद के भारत की कहानी बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से हमारी पॉलिटिक्स रही है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो पॉलिटिकल साइंस की हैं, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद अगला है इकोनॉमिक्स की किताबें। बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी बड़ी कक्षाओं में हिंदी में खासतौर पर बहुत मुश्किल भाषा दी गई है, इसीलिए इकोनॉमिक्स की बहुत थोड़ी सी किताबें हमें पढ़ना होता है। 9th की किताब है इकोनॉमिक्स, बहुत बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीके से इन बेसिक कंसेप्ट को समझाया गया है। फिर 10वीं की किताब है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके कुछ टॉपिक हमें पढ़ना है दोस्तों। 11वीं की कक्षा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट के साथ आपको मैच करना चाहिए, और एक छोटा सा आपको डिस्कशन या जानकारी होनी चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, क्योंकि डेटा बहुत सारा यूज़ होता है और इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत अच्छा सोर्स होता है डेटा को कलेक्ट करने का। तो थोड़ा सा अपडेटेड रहना होगा, लेकिन बेसिक्स बनाने के लिए ये बहुत अच्छी किताबें हैं जो आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, जो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है 12वीं कक्षा की इकोनॉमी, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ बहुत सिलेक्टिव टॉपिक, ना कि पूरी किताब। इसके बाद आती है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी में 6वीं, 7वीं, 8वीं की किताब तो आपने पढ़ ही ली, समाज और राजनीतिक जीवन के रूप में। अब अगर कुछ किताबें आप सोशियोलॉजी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो 11वीं कक्षा की किताब है समाजशास्त्र, उसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं। 11वीं कक्षा की ही एक किताब है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, समाज का बोध। 12वीं कक्षा की ये किताब जरूर पढ़ना है, मुख्य परीक्षा के बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है,
इंडियन सोसाइटी। अगर आप चाहें, वैसे तो ये दोनों भी पढ़ना चाहिए, खासतौर पर 11वीं कक्षा की समाजशास्त्र पढ़ लीजिए और 12वीं कक्षा की इंडियन सोसाइटी पढ़ लीजिए। इंडियन सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। फिर इसी में दिया गया है सामाजिक सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये किताब भी बहुत अच्छी है। तो अब 12वीं क्लास की किताबों को जरूर पढ़ें। इंडियन सोसाइटी वाला जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आप 12वीं कक्षा की पुस्तकों को पढ़ते हैं, 12th क्लास की बुक को कंप्लीट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी हो गया, सोशियोलॉजी की भी इम्पोर्टेंट किताबें होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान की कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं। देखिए, विज्ञान की किताबों का उपयोग अगर आप एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, अगर इनका प्रयोग आप पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, तो जो किताबें हमने आपको बताई हैं पर्यावरण वाले सेगमेंट में वो सफिशिएंट है। लेकिन साइंस पढ़ने के लिए अगर आप एनसीईआरटी का प्रयोग कर रहे हैं तो 6वीं से लेकर के 10वीं तक की किताबें पूरी पढ़नी होगी। 11वीं और 12वीं की कुछ सिलेक्टिव रीडिंग करनी होगी। जैसे 11वीं क्लास की बायोलॉजी में यूनिट 4 और 5 पढ़ लीजिए, सिर्फ यूनिट 4 और 5, और 12वीं क्लास की बायोलॉजी में 8, 9 और 10 पढ़ लीजिए। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना तैयार हो जाएगा 9वीं और 10वीं की क्लास से कि हमें अलग से कुछ तैयार नहीं करना होगा। तो इतना अगर आप करेंगे तो साइंस की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। जैसे बहुत अच्छी जानकारी दी गई है 6वीं, 7वीं, 8वीं की किताबों में भी, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन, फूड क्या होता है, ऑर्गन क्या होते हैं, इन सभी की बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो ये विज्ञान की महत्वपूर्ण किताबें हैं, लेकिन सभी को पढ़ने का तरीका वही होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ टॉपिक वाइज आप कोई भी चीज़ जो है वो क्लास वाइज नहीं पढ़ोगे, आप पूरी एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज कवर करोगे। तो ये दोस्तों पूरी लिस्ट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है एनसीईआरटी से संबंधित, कि जितनी भी एनसीईआरटी हैं उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं जो हमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी, सिविल सेवा की परीक्षा में मदद करेंगी। और ट्रस्ट में अगर इतना भी हम पढ़ लेते हैं तो फिर जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए उसके लिए अलग से सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोशियोलॉजी की जो किताब है बहुत अच्छी किताब है, जो सोशल इश्यूज को कवर करती है, सामाजिक मुद्दों को कवर करती है। बस उसमें हमें नए डेटा की ज़रूरत होती है और बहुत सी चीज़ें ना करंट से पूछी जाती हैं कि करंट सिनेरियो में समाज में जो हो रहा है, तो करंट और स्टैटिक को रिलेट करके आपको एक बहुत बढ़िया सी खिचड़ी पकानी होगी जो एग्जामिनर को बहुत पसंद आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। आज हम 2 बिंदुओं की चर्चा और करेंगे, और जो हमारा ज्योग्राफी का करिकुलम है, तो ज्योग्राफी का करिकुलम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा हम मंगलवार को करेंगे, हम ट्यूसडे के दिन करेंगे। अब 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस पूरे टॉपिक को लेकर के, और सबसे इम्पोर्टेंट आपसे क्या क्या उम्मीदें हैं ये कोर्स में, आपसे क्या क्या आशाएं हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हमने इस कोर्स को कैसे डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहली बात, हमने पूरी एनसीईआरटी को यूनिट में डिवाइड कर दिया है। सभी को ना हमने अलग अलग इकाइयों में बांट दिया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ज्योग्राफी के सिलेबस को इस तरह से 13 इकाइयों में बांटा है, टोटल 13 यूनिट्स में डिवाइड किया है, और इन्हीं 13 इकाइयों के अंतर्गत ज्योग्राफी के सारे विषय आएंगे। जैसे जब आप ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, इसमें 6वीं क्लास के भी टॉपिक है, इसमें 7वीं का भी टॉपिक है, इसमें 11वीं कक्षा का भी टॉपिक है। तो एक अगर हमने यूनिट लिखा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें इंटायर सिलेबस आ जाएगा 6वीं से 12वीं तक का। ऐसा जब हम करेंगे तो हमारा टॉपिक वाइज कंप्लीट होगी, और आप देखोगे कि एनसीईआरटी के जब नोट्स आपके पास बनेंगे तो वो बहुत आउटपुट ओरिएंटेड नोट्स बनेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आपने एक विषय कंप्लीट कर लिया, ऐसी फीलिंग आएगी आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। अन्यथा कई बार ये लगता है कि आप पढ़ लिया लेकिन समझ नहीं आया कि किस चीज़ के लिए पढ़ा, पर ऐसा पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक विषय पर आपकी पकड़ बन गई है, एक सब्जेक्ट पर आपका बहुत अच्छा होल्ड स्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने यही किया है कि पूरी टॉपिक को यूनिटों में बांट दिया है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि हम कक्षा के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी है इसे हम टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट आपके मन मस्तिष्क में और इवन आपके हृदय में बड़ा स्पष्ट हो गया होगा।
ठीक है। इसके बाद पहले किसी भी अध्याय से संबंधित हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा और कीवर्ड को हाईलाइट करेंगे और अध्याय खत्म होने के बाद मुख्य तथ्य को एक स्थान पर रख देंगे। ठीक, अब ये समझे जरा इसका मतलब क्या है। देखो, इसका अर्थ जो है दोस्तों वो बड़ा ही स्पष्ट है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक 6वीं क्लास का टॉपिक उठाया और 6वीं क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया, आर सोलर सिस्टम, ये पढ़ा। सबसे पहले हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो भी चैप्टर में दिया गया है पहले उसको समझने पर फोकस करेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा फोकस करने नहीं, बढ़िया प्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे। अब जब टॉपिक को समझ लिया, फिर इसके बाद हम इसकी की डेफिनेशन निकालेंगे कि भैया कौन कौन सी मुख्य परिभाषा मिल रही है। फिर हम इसके कीवर्ड निकालेंगे। बेसिकली कीवर्ड और डेफिनेशन एक ही होता है। और फिर इसमें जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक टेबल बनाएंगे इस तरह से, और इसमें लिखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें सिर्फ फैक्ट रहेंगे, ठीक है। जैसे चंद्रशेखर सीमा क्या है, फैक्ट लिख दिया, ठीक है। तारों का जन्म कैसे हुआ, लिख दिया। सिर्फ फैक्ट रहेंगे, परिभाषाएं भी नहीं, फैक्ट रहेंगे। ये इतना होने के बाद जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, फैक्ट तो रहेंगे, उसके अलावा अगर हमें लक्ष्य है कि यार यहाँ पर मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ बात हम कर सकते हैं, यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम कुछ बात कर सकते हैं कि सर हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा, हमें लग रहा है कि ये 3-4 पॉइंट हैं जो हम इंट्रो में यूज कर सकते हैं, सर ये 3-4 पॉइंट हैं जो हम मेन बॉडी में यूज कर सकते हैं, सर ये 3-4 पॉइंट हैं जो हम कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इन्हें हम अलग से आपको बता देंगे कि ये अलग से पॉइंट है जो आप मेंस में। लेकिन ये कब होगा, ये सब होगा जब पहले आप चैप्टर को समझ लोगे। सबसे पहला काम, इन सब में नहीं फंसना है, सबसे पहला काम जो चैप्टर में दिया गया है पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। उसके लिए बहुत सारे डायग्राम यूज करने हैं, सारे काम करने हैं। फिर जब हम आखिरी में समराइज करेंगे, इवन हम आपको ये पढ़ाएंगे भी नहीं, हम बस नोट्स में लिख के आपको दे देंगे कि साहब ये बातें हैं, ये मुख्य तथ्य हैं जो हमने पढ़े थे, ये मीन्स के आपके काम आ सकता है, इसको अलग से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न रहेगा इसको कवर करने का। फिर इसमें हम एक और काम करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे और संभावित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, तो वो प्रश्न जो हमारे टॉपिक से बने हुए, क्लाइमेटोलॉजी से बने हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे कि साहब क्लाइमेटोलॉजी से इतने प्रश्न आए हैं। अगर मान लीजिए कि 100 प्रश्न है या 50 प्रश्न है, 50 में से अगर 20 भी एनसीईआरटी से आए हैं तो उन 20 को हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित, ठीक है। ये करने के बाद फिर हम इसको करंट अफेयर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो भी करंट अपडेट हो रही होगी उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कक्षा का पीडीएफ अत्यंत व्यवस्थित ढंग से दिया जाएगा। हालांकि कक्षा के पीडीएफ में हिंदी और अंग्रेजी एक साथ में होगी, लेकिन उसे प्रिंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा। कंपैरिजन मेथड और फ्लो चार्ट मेथड का उपयोग किया जाएगा। तो ये सारे बिंदु मुझे लगता है हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इसके कोर्स को किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं, क्या हमारा तरीका रहेगा। तो इस बिंदु को लेकर अब मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। बड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके दिमाग में होना चाहिए, बड़ी स्पष्टता आपके दिमाग में होनी चाहिए इस टॉपिक को लेकर के। अब आज की क्लास का हम आखिरी बिंदु डिस्कस करेंगे, लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर 2 पॉइंट जो बचेंगे वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ये बिंदु है दोस्तों, आपसे हमारी आशाएं क्या क्या हैं, होप्स फ्रॉम यू। शुरू में ही हमने आपको बताया था कि इस कोर्स की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उससे कहीं गुना ज़्यादा जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, ठीक है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप अपने लिए जब तक लड़ना नहीं सीखेंगे, अपने लिए संघर्ष की दौड़ में दौड़ना नहीं सीखेंगे, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपको ना बहुत सिंपल काम करना है। मैं हमेशा एक बात बोलता रहा हूँ बहुत शुरू से कि दोस्तों, एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो रास्ता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी मंजिल है, ये आपका गोल है और यहाँ पर आप खड़े हुए हो, रास्ता हमेशा ऐसा होता है सीधा, हम लेकिन इसको ऐसे ऐसे करते हैं और इस वजह से हम भटक जाते हैं, ठीक।
क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक्स को हम फॉलो नहीं करते। कभी भी ना बहुत अच्छे क्रिकेटिंग कोच से मिलोगे, वो आपको बहुत बेसिक बात बताएगा कि अगर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है, दो तीन बातें सीखो। किस बॉल पे हिट करना है, किसको छोड़ना है, ये सीख जाओ, किसको प्लेट करना है। तीसरा, आप इस तरह खड़े हो जाओ, अपने हेड पोजीशन को देखो और शॉट मारो। बहुत बेसिक, बेसिक को फॉलो करना है। पर कितने कम लोग इस बेसिक को फॉलो कर पाते हैं? बहुत ही कम लोग इस बेसिक को फॉलो कर पाते हैं। जो करते हैं वो महान तेंदुलकर, कोहली ये बन जाते हैं। अगेन एग्जाम भी इसी तरह होता है दोस्तों। रास्ता बड़ा सिंपल है। और रास्ता क्या है? एक टॉपिक लीजिए, उसे पढ़िए। एक टॉपिक लीजिए, उसे पढ़िए। पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। और इसी तरीके से अपनी प्रोसेस को सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट मत करिए। हर दिन स्ट्रैटेजी बनाना, एक विषय के 4 वीडियो हमसे देख लिए, फिर कहीं और से देखने लगना, फिर वहां से भी छोड़ के कहीं और से देखने लगना, अपनी कमियों के लिए दूसरे को ब्लेम करना, ये नहीं करना है। मुझे सिर्फ आपसे इतना कॉपरेशन चाहिए कि जो वीडियो हम डालेंगे वो आप बहुत रेगुलर बेसिस पर बहुत ही सीरियस होकर के देखोगे। ये नहीं होना चाहिए, आजकल मैंने बहुत बुरा भी लगता है देख के कि लोग एक तरफ आईपीएल चल रहा है म्यूट होके और साथ में लेक्चर देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं। ऐसे लेक्चर किस काम का? आपकी पढ़ाई है दोस्तों, ये आपका करियर है। उतनी सीरियसनेस लेकर के आइए। टेबल कुर्सी लेकर के बैठो, शांति से ध्यान लगा करके बैठो, पूरा फोकस करके पढ़ो। ठीक है? तो पहले नंबर आप वीडियो देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको पीडीएफ मिला हुआ है, उस पीडीएफ को आप रीड करेंगे, उसे बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। रीड करने के बाद उसके सिनॉप्सिस आप तैयार करोगे। बहुत शॉर्ट होना चाहिए सिनॉप्सिस, जो हम शुरू में आपको बनाना सिखाएंगे। उसे रिवाइज करोगे। कम से कम महीने में आपका उस टॉपिक का 4 बार रिवीजन होना चाहिए। एक महीने में कम से कम 4 बार रिवाइज कर लो, ताकि आगे की तैयारी पुख्ता हो जाए। और फिर आखिरी में एक चीज जो हमेशा आपको याद रखना है, पूरी प्रक्रिया को इसी तरीके से सिंपल बनाए रखोगे। और सिंपल बनाए रखने का मतलब ये है कि ये प्रक्रिया कॉम्प्लिकेट कब होगी? कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अगर आप ये शेड्यूल रोज फॉलो नहीं करोगे, है ना? 5 दिन क्लास है, फॉलो कीजिए। 2 दिन आराम से, आपके 2 दिन है, मौज मस्ती कीजिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया जाइए, खुशियां मनाइए, ठीक। लेकिन प्रक्रिया जो है उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो कीजिए। तो हमारा ये बैच आज से हमने शुरू कर दिया है। आज एक ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें हमने पूरी रणनीति की चर्चा कर ली। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी विषयों की कौन कौन सी एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है। एक एनसीईआरटी किताब को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अगली क्लास में हमें 2 टॉपिक और डिस्कस करना है, जो ओरिएंटेशन का ही एक्सटेंडेड हिस्सा होगा, और उसी के साथ हमारी पहली यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। जब भी हम आपको पीडीएफ देंगे तो हम ऊपर एक इंडेक्स भी बना के देंगे आपको, ताकि समस्या ना जाए कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर दिया गया है। क्लियर? अगली क्लास में हमें 2 टॉपिक की चर्चा करना है। ज्योग्राफी से एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी एनसीईआरटी से पिछले 5 सालों में कौन कौन से प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं, और फिर हमारे करिकुलम की चर्चा करेंगे। फिर हमारे सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे कि हमें सिलेबस को किस तरह आगे बढ़ाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और सभी बातों को याद रखिए जो हमने आज पढ़ी है। प्लीज टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।